आज हम वार्ड नंबर 1 ऐसे काउंसलर शाहुल अमीन और वार्ड नंबर 2 के काउंसलर सुमेश राव जी की ओर से यहाँ पर जितने भी डिग्नेटरीज हमारे इस प्रोग्राम में आए हैं, आप सबका स्वागत है। सुमेश जी आइए ना, आप सबका इस मंच पर स्वागत है। आज हम यहाँ वार्ड नंबर 1 और 2 में एक अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। ड्रग्स एडिक्शन, टीबी, निमोनिया और सैनिटेशन के ऊपर लेकर मतलब जो है छोटा सा प्रोग्राम, इसमें जो है पार्टिसिपेट करने के लिए स्पीकर्स भी यहाँ पर आए हैं। आप सबका स्वागत है। और इसमें जो है जितने भी डिपार्टमेंट से जो भी आए हैं, आप सबका फिर एक बार हम दोनों काउंसलर की ओर से तहे दिल से स्वागत करते हुए, उससे पहले मैं हमारे बीच आए हुए SHO रंगराज जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। सर प्लीज मंच पर आए। और मैं सूरज जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको सॉल्व बनाए। थैंक यू सर। MK मोदी जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। सर प्लीज यहाँ पर आए। ये जिस ओर से आए हैं उनका मंच पर स्वागत है। और मैं सूरज जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको सॉल्व बनाए। और HK रॉय जी काउंसलर HAV के बारे में आपको बोलेंगे, उनको ही मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। सूरज जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको सॉल्व बनाए। और डॉक्टर आर्य नायर मंच पर मैं उनको यहाँ पर स्पीच देंगे। मैं सहरा मैडम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको सॉल्व बनाए। डॉक्टर निशानी शाह को मैं मंच पर आमंत्रित, जो लेप्रेसी के बारे में यहाँ पर अवेयरनेस करेंगे। मैं सहरा मैडम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको सॉल्व बनाए। धन्यवाद। यहाँ पे बहुत सारे स्पीकर्स आए हैं, बहुत बढ़िया थे। हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये जो चीज़ है आप सुनने के बाद अपने, क्योंकि खास करके हम जो है यहाँ पर हमारे सोशल वेलफेयर से जो है हमारे आंगनवाड़ी जो मैडम्स है उनको भी हम लोग इसीलिए मतलब यहाँ पर ज़्यादातर बुलाया, क्योंकि आपका जो है डेली जो है पेरेंट्स से, लोगों से जो है आपका रूबरू होते रहता है। तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे, आप यहाँ पर आए हैं तो सिर्फ इसको सुनने के बाद अपने तक ना रखते हुए कुछ चीज़ जो इसमें से जो अच्छा चीज़ है आपके अगल बगल में, क्योंकि आप लोग जो है डायरेक्टली हर घर तक का मतलब जाते हैं, तो इसीलिए आपको इसीलिए हमने बुलाया, क्योंकि आप अगर घर तक जाते हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि जो भी चीज़ आप इसमें यहाँ पर जो सुनते हैं, कभी भी आप ये मत सोचें कि ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम सिर्फ छोटे बच्चों को पढ़ाना। आंगनवाड़ी टीचर्स को हम लोग खास करके हम और सोमेश सर मतलब जो तय करने का मतलब बुलाने का मेन उत्साह यही है कि आप लोग जो है हर घर तक का आप लोग जाते हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिए, जब आपको टाइम मिलेगा तो आप लोगों को लगता है कि आपके बस्ती में अगर कोई मतलब जब कोई अगर किसी का हस्बैंड या किसी का भाई, किसी का फैमिली मेम्बर जैसा ड्रग का मतलब एडिक्टेड है, उस तरह लोगों को जो है आप लोग जो है उनको आप लोग प्यार से बुलाकर आप उनको घर में बिठा के उनको आप लोग अच्छे से समझाइए। और इससे ज़्यादातर मतलब जो आपको हमारे जो जैसा जो SHO सर है उनका भी सहयोग हमको मतलब कभी भी मिलता है। और इस तरह का जो चीज़ है, जो ये चीज़ जो है अगर हम लोग अगर मतलब समाज में अगर हम लोग जैसे कि अभी हम काउंसलर हैं
तो मेरा और सुरेश भाई का सिर्फ काम ये नहीं है कि सिर्फ काउंसलर है तो मतलब जो है रोड बनाना, फुटपाथ बनाना, स्ट्रीट लाइट जलाना नहीं। हम लोगों को मतलब जो आप लोग वोट दे के मतलब जो है यहाँ पे लाया है, तो हमारा सोच ये है कि हम लोग जो आगे भी मतलब जो है लोगों के लिए मतलब बाकी जो चीज़ है, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि आने वाले 2027 से पहले कम से कम 2025 खत्म होते होते कम से कम हमारे एडो वार्ड नंबर 1 और 2 में एक टाइम था, बहुत लोग था। अभी मतलब जो हमारे सोमेश भाई काउंसलर बनने के बाद, मैं बनने के बाद, हमारे रंगराज सर मतलब यहाँ पे ऐसा जो बनने के बाद मैक्सिमम जो है इस तरह का जो चीज़ मतलब जो कम हुआ है। और हम लोग उनको मतलब जो है जैसे कि कहीं अगर हमको लगता है तो हम उनको बोलते भी हैं, वो जाते हैं, हर तरह का मतलब जो है वो अपना तरह से मतलब जो बहुत कोशिश करते हैं कि सबको समझा कर इस तरह का चीज़ को नहीं होनी। और दूसरा जो है आज हमारे पीबीएमसी की ओर, हमारे एसपी पीबीएमसी की ओर से यहाँ पर श्री विजयपुरम म्यूनसिपल काउंसिल की ओर से कुछ मतलब जो लोग यहाँ पर आए हैं, हमारे जो स्टाफ्स हैं वो लोग जो है, क्योंकि स्वच्छता एक ऐसा चीज़ है ये हमारे दिल के अंदर से आना चाहिए। दिल के अंदर से हम ये सोचेंगे कि मतलब जो है अगर हम जाने वक्त रास्ते में मतलब कुछ खा लिया, कोई चीज़ कहीं फेंक दिया, कुछ कर दिया, ये जो हम तो मतलब जो आपका सही है, हमारे आँख के सामने अगर कोई गलत से मतलब दूसरा भी अगर करता है तो ना हमारा पूरा ड्यूटी है कि हम उनको बुलाएं और उनको समझाएं कि आप ये जो कर रहे हैं ये गलत है। ये जब तक ये भावना हमारे दिल में अगर नहीं आएगा तो हम मतलब जो है कितने भी मतलब जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मतलब जो है स्वच्छता के बारे में बहुत सा मतलब जो है प्रोग्राम करते हैं। जब से मतलब प्राइम मिनिस्टर बन के आए हैं बहुत सा मतलब इस तरह का स्वच्छता प्रोग्राम हो रहा है, मगर ठीक है हम लोग जब तक का 1 on 1 मतलब जो हम लोग को सोचना है हर चीज़, मतलब हम लोग यहाँ पे जितना भी नागरिक है जो भी है, और जो हमारे इस वीडियो हमारे जो इस यूट्यूब के माध्यम से जितने भी लोग मतलब जो है ये वीडियो को जो देख रहे हैं, आप पूरे भारत में मतलब आप लोग मतलब जो अपना दिल से सोचे कि ये जो हो रहा है ये सही है, ये जो हो रहा है गलत है। जो आपको लगता है कि गलत है तो आप लोग उसको मतलब जो है वही टाइम मतलब जो अगर आप बोलेंगे, सिंपली हम आपको एक छोटा सा बात बताएं कि कभी हमारे घर के अगल बगल में छोटा से कांटे का पेड़ निकला, अगर हम लोग जो है उसको एकदम तमिल में डायलेक्ट भी हम लोग अगर उसको गिरे जाएगा मुँह पर खोल गए, हम लोग वही दिन जाके अगर वो पेड़ को अगर हम लोग काट दिया तो वो मतलब जो कभी मतलब बढ़ा नहीं, अगर आप उसको छोड़ दिया बाद में देखेंगे बाद देंगे वो पेड़ बढ़ के एक दिन बहुत बड़ा हो जाएगा तो फिर आपको 10 आदमी को बाद देना पड़ेगा उड़ाई लेके काटने के लिए। इसीलिए जैसे आप इस तरह का आपको बस्ती काम में जा रहे हैं तो शुरू दिन ही मतलब आप लोग उसको बुला कर प्यार से डांट के नहीं, धमकी से नहीं, दादागिरी से नहीं, प्यार से अगर आप उसको बिठा के कंधा में हाथ डाल के अगर आप उनको समझाएंगे। और खास करके मतलब हमारे जो महिलाएं हम बैठे हैं, देखिए आपके बच्चे लोग भी मतलब जो है एक एज होता है, मतलब 18 से लेके 22-23 उम्र जो है ना बच्चों का एक ऐसा एज है जिसमें उनका मतलब जो है हर चीज़ का मतलब चेंजेस होने टाइम है। वो टाइम में आप लोग ना अपने बच्चों को शुरू से ही मतलब जो है अपना बच्चों के साथ आप लोग जो है दोस्त की तरह मतलब जो आप लोग बिहेव कीजिए। और आप लोग जो सुनने के बाद ये जो चीज़ है ना आप लोग इसको मतलब जो हर घर में आप हर बच्चों से हर पेरेंट्स से भी आप उसको शेयर कीजिए। और मैं अब हमारे पूरे स्पीच जो स्पेशल स्पीच देने के लिए यहाँ पर बहुत लोग आए हैं, उन लोग पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आपको बताएंगे। अब उससे पहले मैं हमारे वार्ड नंबर 2 के काउंसलर सोमेश जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया यहाँ पर आएँ और 2 शब्द कहें। सोमेश जी। उपस्थित हमारे सारे डॉक्टर्स को मेरा नमस्कार। खास करके आपको अवेयरनेस कराना था हम लोगों को ड्रग्स का बारे में, एड्स का बारे में, निमोनिया का बारे में, टीबी का बारे में, इस सब का बारे में और स्वच्छ भारत का बारे में। तो हम लोग साहुल भाई और हम दोनों मिलकर प्लान किया कि एक बार बुला के सबको इकट्ठा करके एक अच्छा प्रोग्राम कर देते हैं ताकि इससे अवेयरनेस होगा, क्योंकि ये मीडिया भी है तो मीडिया से भी बात फैलता है। और आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी बुलाए हम लोग ताकि वो लोग भी हम लोग साथ दें, ताकि उनको पता है, क्योंकि वो लोग घर घर जाते हैं तो उनका थ्रू हर घर पहुंचेगा हमारा विषय। और आप सबको खास करके नमस्कार करता हूं कि आप लोग सब आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेन चीज़ क्या है कि आप लोग जितना आज सीखेंगे यहाँ पे, जो अवेयरनेस आपको मिलेगा तो आप लोग घर घर तक पहुँचा सकते हैं। इसी के लिए आप सबको आज यहाँ बुलाया गया है। और खास करके हमारे साहुल भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने भी मेरा साथ दिया और हम लोग दोनों मिलके प्लान किए कि ये करना है। और यहाँ पे हमारा हेड ऑफ मेडिकल आंगनवाड़ी सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। खास करके हमारे ड्रग्स के ऊपर हमारे सर जो मेडिकल में जो पेरेंट्स, अभी ऐसा होता है कि हमारा वार्ड में कुछ लोगों को देखा है जो कि बच्चा ड्रग्स लेता है, उनको माँ बाप रोकने जाता है तो वो माँ बाप को मार रहा है, तो माँ बाप डर का मारे वो बाहर आके नहीं बोल रहे। तो हम चाहते हैं कि आप लोग आंगनवाड़ी घर घर जाके आपको पता है उनका पेरेंट्स को आप अवेयर कर सकते हैं, ताकि वो हमारे डॉक्टर्स वहाँ पे जीबी पद पे हैं,
वहाँ पे उनको ट्रीटमेंट किया जाएगा। अगर बच्चा तो नहीं आएगा क्योंकि वो तो ड्रग्स में घुसा हुआ, वो नहीं आएगा, कम से कम पेरेंट्स आगे आके बोलेगा तो ड्रग्स का जब बच्चा का कंप्लेंट करेंगे पेरेंट्स, तो उसका थ्रू ले जाके बच्चे को ट्रीटमेंट करा सकते हैं। उसमें हमारे साथ हमारे पुलिस भी, डॉक्टर्स भी सहयोग करेंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा वार्ड नंबर 1 एंड 2 ड्रग्स फ्री हो, ड्रग्स मुक्त होना चाहिए। हम लोग का टारगेट यही है। और स्वच्छ भारत भी एकदम 100% होना है। हम आपका माध्यम से ये बताना चाहता है कि कम से कम स्वच्छ भारत, अभी डोर टू डोर कलेक्शन तो होता है, फिर भी पब्लिक आज तक सुधरा नहीं है। उनको सुधारने के लिए कुछ कुछ जगह सीसीटीवी है। अभी आज सुबह भी एक हमारे एसएचओ सर एक पीडीएफ भेजे, तो उसमें हम देखा है डीसी सर का ऑर्डर है कि जितना भी एस्टेब्लिशमेंट, जो भी शॉप्स है, सबको सीसीटीवी लगाना कंपलसरी है। हर शॉप में सीसीटीवी लग जाएगा तो स्वच्छ भारत भी हो जाएगा मेरे हिसाब से, और ड्रग्स भी क्लियर हो जाएगा। जो इलीगल एक्टिविटीज होता है सब कुछ बंद हो सकता है सीसीटीवी के थ्रू। क्योंकि हमारा एसएचओ सर भी बहुत एक्टिव है, हमेशा बोलते साथ आके एक्शन लेते हैं। तो सीसीटीवी में सब कुछ मिल जाएगा। स्वच्छ भारत जो मामला है, जो घर घर से कचरा लेते हैं फिर भी पब्लिक लाके वहां पर डंप करते हैं, तो वो सीसीटीवी को जो भी दुकान में है हम लोग उससे लेंगे, जो भी एस्टेब्लिशमेंट है वहां जाके हम लोग सीसीटीवी फुटेज देके उनको फाइन करना शुरू कर देंगे। ये कंफर्म है, क्योंकि अपना एरिया को सुधारना, अपना घर को सुधारता है, वो अपना घर साफ रखता है, तो घर के सामने साफ नहीं रखेंगे, तो उनको सुधारने के लिए फाइन करना ही पड़ेगा, तभी वो लोग सुधरेंगे। तो अभी हम लोग फिक्स हो गया है कि पब्लिक को सुधारने के लिए फाइन करेंगे। तो आप लोग सब साथ दीजिए। खास करके आंगनवाड़ी को सब कुछ पता है जितना हम जानता है, क्योंकि आप लोग गली गली हर घर में जाते हैं, आप लोग को सब कुछ पता है, इसीलिए आप लोग ज्यादा अवेयर कर सकते हैं। आप लोग अवेयर कीजिए। और हमारा सैनिटरी इंस्पेक्टर भी बहुत एक्टिव है, जो कि वो बोलते साथ वो आगे जो एक्शन लेना लेते हैं, जो सफाई करना करते हैं। जहां से भी कोई फोटो आ जाता है तो तुरंत एक्शन होता है उसको। हम तो पब्लिक से मिलता है, टीबी अगर हम खांसेगा तो दूसरा को लग जाएगा, अगर हम कहीं वहां थूक के चले गए उसका बैक्टीरिया आएगा उनका, और जो उनका इम्यूनिटी वीक होगा तो उनको भी वो लग जाता है टीबी। ये सब सुन के हम गए नहीं जब तक मेरा टेस्ट नहीं हुआ, मेरे निकला। क्योंकि टीबी अगर आप 45 डेज के अंदर ट्रीटमेंट चलता है, वो दवाई आप लोग खा लेता है तो तुरंत वो 45 डेज में क्लियर हो जाता है। तो ये चीज पब्लिक में अवेयर होना चाहिए, नहीं पता है पब्लिक को। और पब्लिक को मेन चीज ये भी पता चलना, अगर वो टीबी पेशेंट है, वो खांस दिया या फिर कहीं थूक दिया तो 10 को फैला देगा वो। ये चीज आंगनवाड़ी घर घर जाता है, आप लोग बताना है सबको। इसका बारे में आपको मैडम लोग है, डॉक्टर्स है, वो लोग बताएंगे आगे। और हम चाहते हैं कि डॉक्टर्स भी है, वो सब आपको जो भी अवेयरनेस करना है कराएंगे। अभी भी नहीं भैया नहीं होगा करके अभी आज तक नहीं बना। ठीक है भैया हो जाएगा, ठीक है सर हो जाएगा। और ज्यादा जब भी बोला वो किया भी है, तो मैं सुदीप को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। सुदीप जी प्लीज मंच पर आए, आपको भी ऑनर करना बहुत जरूरी है। और मैं सूरज जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको सौर बनाए। प्लीज सुदीप जी यहाँ पर आए। थैंक यू सुदीप जी। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले, क्योंकि हम पीबीएमसी से है, एसपी पीबीएमसी से है, तो मैं हमारे श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल के हमारे कुछ स्वच्छता के बारे में यहाँ पे एक छोटा सा अवेयरनेस करने के लिए हमारे स्वच्छता के ग्रुप यहाँ पर आया है। हमारे म्युनिसिपल काउंसिल में हमारा एक टीम है जो हर वार्ड में जाते हैं, जाकर जो है स्वच्छता के बारे में मतलब जो है अवेयरनेस करते हैं। हम देखता है कि जब से हम काउंसिलर बना 2022 से ये लोग कर रहे हैं, फिर भी मतलब जो है जो गलती करने वाले तो गलती कर ही रहे हैं, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कब तक आप लोग करते रहेंगे। एक दिन आपको हम लोग मतलब जरूर सुधारेंगे। एक दिन ऐसा हो जाएगा पूरा बॉर्डर, पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड मतलब जो स्वच्छता में सबसे आगे होगा। पूरा इंडिया में हमारे जो अंडमान निकोबार आइलैंड मतलब स्वच्छता में बहुत आगे होगा। हर जगह हर लोग मतलब जो है अवेयरनेस के जरिए, इनके मेहनत के जरिए सब कुछ ठीक होगा। ये भरोसे के साथ हम इनको मंच पर इनका छोटा सा मतलब जो ये लोग मतलब अवेयरनेस का एक प्रोग्राम लेकर आए हैं।
इनको मैं पहले मंच पर आमंत्रित करता हूँ, कृपया आप लोग मंच पर आए और इसका जो डेमोन्स्ट्रेशन आप लोग करके दिखाएं। नमस्कार। मैं सबसे पहले इस वार्ड के वार्ड काउंसलर, वार्ड नंबर 1 के वार्ड काउंसलर शाहुल अमीर जी और वार्ड नंबर 2 के वार्ड काउंसलर सोमेश्वर राव जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ, जो हर समय जब भी उन्हें टाइम मिलता है वो ऐसे प्रोग्राम करते हैं। और अवेयरनेस एक ऐसा चीज है कि जितना फैले उतना ही उसका फायदा हो, जितना फैले कम नहीं होना चाहिए, जितना अवेयरनेस फैलना ही चाहिए, ऐसा है अवेयरनेस। जितना दिया जाए लोगों को वो कम है और अवेयरनेस हर बार होना ही चाहिए, चाहे वो हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट के हो या बीपीएमसी का हो, जो भी डिपार्टमेंट का हो, अवेयरनेस हर साल होना ही चाहिए। इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आज रखा है, हम बहुत ही आभारी हैं। उन्होंने हमें यहाँ बुलाया और लोगों में अवेयरनेस के लिए एक प्रोग्राम करने के लिए कहा, इसके लिए बहुत ही धन्यवाद सर आपका। और जितने भी अतिथिगण जो यहाँ पे आए हैं सभी का स्वागत और अभिनंदन। और जी मेरे भाइयों और बहनों, हम श्री विजयपुरम से स्वच्छता अवेयरनेस टीम है जो हर वार्ड में जाते हैं। 24 वार्ड है हमारा, जो वहाँ वार्ड में हम जाते हैं, सभी मार्केट्स में जाते हैं। मार्केटों में हम SUP सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में अधिकतर हमारा कोशिश है कि सिंगल यूज प्लास्टिक बंद हो चुका है, क्योंकि हम जाकर जहाँ भी होता है वहाँ फाइन करते हैं, लोगों को बताते हैं दुकानों में कि ये प्लास्टिक और पन्नी जो है बैन हो चुका है, इसका उपयोग कोई भी ना करे। तो बहुत ही जगह ये बैन हो चुका है और कोई भी अब इसका उपयोग नहीं करता है। और इस वार्ड की बात कहूँ तो इस वार्ड में बहुत, जब हम जाते हैं, पहले एक टाइम था कि इतना सही नहीं था, लेकिन अब हम जब जाते हैं तो वार्ड हमें बहुत ही अच्छा मिलता है, डोर टू डोर का रिस्पांस भी बहुत ही अच्छा मिलता है, वार्ड बहुत ही क्लीन है। इसके लिए भी मैं हमारे इस वार्ड के सैनिटरी इंस्पेक्टर श्री सुदीप सिंह जी का भी अभिनंदन करती हूँ, जिन्होंने बहुत ही अच्छा से खूब दिल लगाकर काम किया है अपने वार्ड के लिए। उनके लिए भी एक जोरदार तालियां, जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारा भी हमेशा, हम जब भी आते हैं हमारा भी सहयोग करते हैं, हमें भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो हमें तुरंत ही लाकर देते हैं। जब हम वार्ड में जाते हैं हमारे साथ वो आते हैं। तो ऐसा ही होता है एक वार्ड को सुधारने के लिए, जब काउंसिलर और SI मिलकर जब काम करते हैं वो वार्ड एक चमकदार उभर के सामने आता है। तो अब ज़्यादा बात ना करते हुए मैं हमारे कार्यक्रम को शुरू करूँगी, क्योंकि हम यहाँ पे आए हैं, हम सब यहाँ पे बैठे हैं, उसका जिम्मेदार, इसका एक मेन मुख्य कार्य है स्वच्छता। जहाँ सफाई होती है वहाँ ही अतिथियों का आगमन होता है। जहाँ साफ सफाई होती है तो सफाई बहुत ही जरूरी है। सब में बड़ा पॉइंट आता है सफाई। अगर सफाई हो तो हम बीमारी से भी दूर खड़े होंगे। जहाँ सफाई है वही भगवान का वास होता है। तो इसीलिए अवेयरनेस सबको होना चाहिए कि हम कैसे करें अपने घर के कूड़े को। पहली बात, सेग्रीगेशन हम क्यों करें? क्योंकि आप जिसे कचरा कहते हैं वो कचरा नहीं है, जिसे हम कचरा कहते हैं वो कचरा नहीं है। अगर उसका सही से निपटान किया जाए, सफाई कचरा के साथ जब हम घरों में जाते हैं तो किसी घरों में हम वो कचरा को हम देख नहीं पाते। उसमें प्लास्टिक के रैपर, अगर एक ही डस्टबिन में जब हमारे वर्कर सवेरे सफाई मित्र कचरा लेने जाते हैं, हम लोग उन्हें कहते हैं कचरा वाला है। कचरा वाला घर हमारा है, डस्टबिन हमारा है, कचरा भी हमारा है। वो कचरे को वो साफ करते हैं। डस्टबिन जो हम गंदा करके रखते हैं वो हमारे सफाई कर्मचारी उन्हें साफ करते हैं। तो वो हुए सफाई वाले, हम हुए कचरे वाले, क्योंकि कचरा हमारा है, घर हमारा है, वो मोहल्ला वो गली हमारा है। वो जो बाहर से आते हैं साफ करते हैं वो हुए सफाई वाले। तो सफाई वाले जब आते हैं तो वो सिर्फ आपसे इतना कहते हैं कि आपके जो घर के कूड़े हैं आप उसे अलग अलग करके दें। आप अलग अलग करके देंगे तभी उसका फायदा कोई उठा पाएगा। जिसका रोजगार ये कचरे से चल रहा है। आजकल कचरा जो है कचरा नहीं है, एक पैसे कमाने का जरिया है, एक आमदनी है कचरा। अगर उसे आप सही से निपटान किया जाए तो उसे किसी को आमदनी मिलती है। गीला कचरा अलग होता है, सूखा कचरा अलग होता है। वो हम इसीलिए आपको सफाई वर्कर ये आपको बोलते हैं कि कचरों को अलग दें। फिर भी कई लोग हम देखते हैं कि कुछ लोग कचरों को मिक्स करके देते हैं। यानी गीला कचरा और सूखा कचरे के बारे में बहुत से लोगों को इस बात की सहज जानकारी नहीं है कि गीला कचरा क्या है और सूखा कचरा क्या है। तो
हम अभी यही आपको विस्तार से बताएंगे। अब अभी हमारे जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, पहले था स्वच्छता के 2 रंग, हरा नीला, सूखा नीला। अब हमारा कॉन्सेप्ट है, अब हम उससे आगे आ चुके हैं। अब हमारा कॉन्सेप्ट है 3 पी प्रतिदिन। 3 पी प्रतिदिन होगा, 3 पी प्रतिदिन हमें अलग करना चाहिए। 3 पी हमारे घर में होना ही चाहिए। अगर हमें बीमारी से दूर रहना है तो 3 पी हमारे घर में होना ही चाहिए। वो 3 कचरा क्या है, आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। जो लोग जानते हैं वो बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं, जो कचरों को अलग देते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो आज से जान लें कि कचरों को आप कृपया करके सफाई वर्कर को ध्यान में रखते हुए, अपने वार्ड को, अपने एरिया को ध्यान में रखते हुए कचरों को अलग अलग दें। सभी अगर कचरों को अलग अलग देंगे तो कोई जगह कूड़ा बाहर नहीं आएगा, जिससे आपका ही वार्ड में इससे आपको ही लाभ मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा। तो देखिए कचरा कैसे हो, 3 प्रकार का कूड़ा हम दिखाते हैं। सबसे पहले सूखा कचरा, जिसे कहते हैं ड्राई वेस्ट, जिसमें आता है ये सारे आइटम हैं, पन्नी, प्लास्टिक, बॉटल, थर्माकोल, मेटल्स, रैपर्स, सभी चीजों का रैपर, जूस के बॉटल, प्लास्टिक के बॉटल, जिसे हम सूखा कचरा कहते हैं। इतने तरह का आइटम होता है। अगर इन सबको एक साथ हम नीले डस्टबिन में रखते हैं तो वो एक सही जगह से उसका रीयूज होता है। अगर हम इसे सही से रखेंगे तभी वो रीयूज होगा, तो इसे हम नीले डस्टबिन में रखते हैं। ड्राई वेस्ट, अभी हुआ वेट, जिसे कहते हैं गीला कचरा। इसमें क्या आता है, सब्जियों का छिलका। जब हम किचन में काम करते हैं, विशेष करके महिलाएं इसे देखें और समझें गीला कचरा क्या है। गीला कचरा सब्जियों का छिलका, फल का छिलका, आलू प्याज के छिलके, अंडे के छिलके, चाय की पत्ती, बचा हुआ खाना, मीट मछली जो भी है वो है गीला कचरा। गीला कचरा का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें पानी डाल के रखें। बहुत घरों में ऐसा देखा गया है, हम जब सवेरे जाते हैं तो गीला कचरे का गंजी या जो भी दाल सांभर होता है उसमें डाल देते हैं, तो ये गलत है। गीला कचरा यानी जिसमें नमी हो। जब हम कोई भी सब्जी काटते हैं तो उसमें एक नमी होती है, गीला, इसीलिए हम उसे गीला कचरा कहते हैं। तो उसे हम हरे में रखते हैं क्योंकि उसका सब्जियों का कलर हरा होता है, डस्टबिन का कलर हरा होता है, जिससे आपको जानने में भी आसानी हो, तो इसे हम गीला कचरा कहते हैं। फिर सब्जी का छिलका, मतलब इतना वो कचरा ऐसा होता है कि वो वर्कर कैसा लेता होगा हम सोचते हैं। तो ऐसा जो भी देते हैं प्लीज वो कृपया करके ऐसा कचरा ना दें, क्योंकि आप अपने घर के कूड़े को किसी को देते हैं, कोई इंसान आपके घर के कूड़े को लेता है तो आपको कचरा ऐसा रखता होगा कि वो भी आपका घर से कचरा खुशी से लेकर जाए, रोता हुआ और दिल में कुछ बोलता हुआ ना लेकर जाए, क्योंकि वो भी इंसान है। अगर आप उसे सही से कचरा देंगे तो वो खुशी खुशी आपके घर से कचरा लेके जाएगा, क्योंकि वो खुद बोलते हैं कि ये घर वाली बड़ा अच्छा से देता है, ये घर वाली बहुत अच्छे से देती है। लेकिन जो नहीं देता तो वो भी तो बोलता होगा, हमें तो नहीं बोल रहा है, अपने दिल पर तो बहुत बात को बोलते ही होगा कि हम कितनी बार इन्हें बताया फिर भी हमें ऐसा कचरा देती है। तो प्लीज हमारा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि स्वच्छता सभी को बनाना है, सबके मिलने से ही होगा। छोटी छोटी बातों का हम आओ मिलकर रखें ध्यान, कचरों को हम वहीं गिराए जहां लगा हो कूड़ा था। तो सभी को कचरों को कूड़ेदान में देना है और तीनों कचरों को हम अलग अलग ही हमें करके देना है। अब किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और गीला कचरा अलग करने से इससे हम जो आपके बाद से गीला कचरा जाता है उसका क्या बनता है, एक खाद बनाती है। फरुखाबाद में गांधी पार्क में एक खाद बनाया जाता है। देखिए सभी के घरों से जो गीला कचरा लेते हैं उसका ऐसा खाद बनता है। तो ये तभी संभव होगा जब ये दो कूड़ा अलग अलग होगा। तीसरा कचरा, हाउस होल्ड हजार्डियस वेस्ट, यानी हानिकारक कूड़ा जिसमें किसी का भी हाथ नहीं लगना चाहिए। जो हुआ सैनिटरी पैड, बच्चों का डायपर, टूटा हुआ कांच, ब्लेड, सीरिंज, दवाई, एक्सपायर मेडिसिन, दवाई के पुरानी बॉटल्स और सुई, ब्लेड और चाकू, जो जंग लगा हुआ कोई भी चाकू, ऐसी चीज है जिसमें हमारी वर्कर का हाथ जो हम कचरे के साथ मिक्स ना करें, क्योंकि जब वर्कर इसमें हाथ डालकर कचरा निकालता है तो इस चीजों से उसको हानि होती है। इसीलिए ऐसा कोई भी वेस्ट अगर आपके पास है तो उसे अलग से किसी पन्नी में रैप करके
इसके लिए लाल डस्टबिन हम यूज करते हैं। अगर आप ऐसा करें तो अच्छा है, अगर ऐसा नहीं भी है तो किसी डब्बे में अलग से रखकर, अलग से पन्नी में रख करके आप इसे रखेंगे। ये हुआ 3 कचरा। 3 बीन प्रतिदिन, 3 बीन प्रतिदिन, तो ऐसा कूड़ा आपको सफाई वर्कर को देना है। तीसरा कचरा हमारे ख्याल से रोज रोज नहीं होगा, जब भी होगा आप उसे अलग देंगे, लेकिन 2 कचरा आप तो डेली देते हैं। सभी लोगों के घर से 2 कचरा मिलता है, बट ये है कि किसी के घरों से अलग मिलता है और किसी के घरों में जो हालत होती है हम अभी आपको बताते हैं। और एक जरूरी बात है, आप जब भी शॉपिंग के लिए जाए, कचरों को मैनेज कैसा करें, कचरे जब भी आप बाजार जाए तो अपने साथ एक बैग जरूर लेकर जाए। एक बैग, कॉटन का बैग आपके पास होना चाहिए, क्योंकि हमें बाजार का वेस्ट पन्नी को घर नहीं लाना है, कचरों को हमें मैनेज करना है। इसके लिए जब भी घर से जाए छोटा बड़ा बैग अपने साथ लेकर ही जाए। ठीक है सर, धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे SPPMC की जो टीम, जो स्वच्छता की टीम है, यहाँ पर बहुत अच्छा एक डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिया है। और ऐसे भी जो है ये लोग अपना काम तो हर वार्ड में जगह करते रहते हैं। बस यहाँ पे जितने लोग आप देखे हैं और बाकी भी जो इस मीडिया के माध्यम से जो देख रहे हैं, हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग जो है इस वीडियो को भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतलब आप लोग भेजिए, ताकि लोगों को मालूम आए कि स्वच्छता क्या है और ये स्वच्छता के लिए आपको क्या करना है। तो हमारी टीम को फिर एक बार मैं ऐसे काउंसलर वार्ड नंबर 1 और काउंसलर वार्ड नंबर 2 सुमेश राव से बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे वार्ड से डायनेमिक जेंटलमैन रंगराज जी यहाँ पर आए हैं, SHO वार्ड नंबर 1 और 2। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहाँ पर आए और ड्रग्स के बारे में, ड्रग्स एडिक्शन के बारे में एक प्यारा सा एक अच्छा स्पीच दे। जोर से तालियों के साथ हमारे रंगराज जी का आप लोग मंच पर स्वागत कीजिए। रंगराज जी। एक्चुअली सुना दे रहा है सबको। मैं ड्रग्स के बारे में बोल रहे थे, तो हमारा नार्कोटिक्स पुलिस स्टेशन एक नया बना हुआ है, तो उनसे रिक्वेस्ट किया तो ऑन दी वे है। तो नार्कोटिक्स और ड्रग्स का अच्छा आ गया संजय जी, ये आपको एकदम डिटेल्स में बता देंगे। तो मैं अलग एक एक्सपर्ट आपको थोड़ा सा बताता हूँ। मैं इससे पहले साइबर सेल में था, तो थोड़ा सा उस पर टच करते हैं, क्योंकि वो बहुत जन को अनटच है। वीडियो में देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, रील्स हमारा आता है, ये सब चलता है, लेकिन कुछ टिप्स बताऊंगा बेसिक्स जो आपको काम आएगा, आपको ऑनलाइन सेफ रखेगा। देखिए साइबर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, अगर मैं डिटेलिंग में जाऊं तो 3-4 घंटे लग जाएगा। अब मैं उस पर टेक्निकलिटी में भी जाऊं तो मान लीजिए ऑनलाइन फ्रॉड्स है, ईमेल हैकिंग है, स्पूफिंग है, आइडेंटिटी थेफ्ट है, रैंसमवेयर है, मालवेयर है, साइबर स्टॉकिंग है, साइबर बुलिंग है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक है, क्रिप्टो चेकिंग है, जंप चेकिंग है। अब नंबर ऑफ गिरते जाएंगे। तब मैं आपको अगर ये टेक्निकल वर्ड्स समझाऊं तो मतलब टाइम वेस्ट समझिए। एंड ऑफ द गेम ये है कि कुछ बेसिक स्टेप्स बताऊंगा जो आपको नहीं करना है, जिससे 100% तो नहीं 90% सेफ हो जाएगा। देखिए कोई भी चीज है, जब तक साइबर फ्रॉड्स का एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। एक अंदाजन बताइए कि पूरे इंडिया में कितना केसेस हुआ होगा लास्ट, एक मैं कुछ ऐसे कंपटीशन में मोटा मोटी सोचिए कि पूरे इंडिया में लास्ट ईयर 2024 में कितना साइबर केसेस हुआ होगा। एग्जैक्ट कोई भी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, टाइम लिए। एनीवन? आप लोग कोई तो बढ़िया बताएं। 7,40,000। कोई भी टाइप्स ऑफ अफेंस में बहुत ज्यादा ये डाटा है। अंडमान को ले लीजिए, लास्ट ईयर 796 केसेस हुए। हमको लग रहा है यहाँ पे जमीन क्या होता है ना, हम सोचते हैं ये सब मेले वाला चीज है, यहाँ पे कुछ होता नहीं बोल के। अंडमान में 796 केसेस लास्ट ईयर रिपोर्ट हुआ है। इससे पहले 732, इससे पहले 555। दैट मींस क्या इंडिकेशन है, हम जितना भी अवेयरनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, रेट ऑफ क्राइम बढ़ रहा है, तो हमको ज्यादा अवेयरनेस होना चाहिए।
देखिए अब ये तो नहीं बोल सकते ना कि जैसे जनरल कभी जाते हैं तो बोलते हैं सर ये फोन यूज नहीं करेंगे, डब्बा फोन यूज करेंगे। क्या सोल्यूशन है इसका? डब्बा फोन कैसे यूज करेंगे? बिना स्मार्टफोन का तो आजकल फिर मतलब काम ही नहीं बनता है, कुछ भी तो नहीं बनता है काम। और सिंपल टैक्टिक्स में बताता हूँ। देखिए अभी बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं ना कि मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं बांधा, फोन आता है। छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को आया होगा कि बैंक में केवाईसी अपडेट नहीं हुआ, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं बांधा, जनरली मानते नहीं, कोई नहीं मानते। मेरे ख्याल से मैंने भी जनरली नहीं मानते, हर वक्त कोई नहीं मानता है। तो ये जनरल कॉन्सेप्ट है, उनका एक साइकोलॉजिकल ये है कि हमको लगता है यार बांधा तो नहीं है लास्ट ईयर, तो क्या करना है, लिख दो पेमेंट। एक बात बताइए, इंडिया में आपको लगा इतना एडवांस हो गया कि सामने से ऑफिस से आपको फोन करके आपको पेमेंट बनवा दे? आप बैंक चला जाओ, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस चला जाओ, 10 टेबल घूमना पड़ेगा हमको, कभी ये काउंटर, कभी वो काउंटर, कभी वो बिलिंग, ये बिलिंग। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सोचिए कि इतना सामने से एडवांस नहीं हुआ है कि हमको सामने वाला खुद ही फोन करके आपको तुरंत सेवा दे दे। अगर फोन भी आएगा तो आपको बोलेंगे जाके फिर जो भी कैश है उसको ठीक कर दीजिए। ये नहीं कि लिंक क्लिक कीजिए या आप इसमें फॉर्म फिल कीजिए, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे आपको। एक सिंपल सा एक चीज है, मान लीजिए आपको कैश मिल रहा है, कहीं बोला आपका लॉटरी लग गया, कुछ लग गया, आपको इतना अमाउंट मिल रहा है, फलाना ये करना बोलिए। इसमें एक छोटा सा बात है, एक चीज बताइए, अगर आपको कैश लेना है, ऑनलाइन कैश लेना है मेरे को, ठीक है, मैं हमको कैश 100 रुपये से रिसीव करना है, तुमको क्या करना पड़ेगा? या 24 रुपये से हमको कैश रिसीव करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा सो दैट हमको कैश रिसीव हो जाए? बताइए। ओटीपी आएगा। और कोई? मान लीजिए हमको कैश रिसीव करना है, 100 रुपये हमको कैश भेजना है, हमको रिसीव करना है, सामने से बोल रहे हैं कुछ अमाउंट आया है, तो हमको क्या करने से कैश मिलेगा? बताइए, जल्दी बताइए। अकाउंट डिटेल्स। और देखिए हमको कुछ भी नहीं करना है, हमको कुछ नहीं करना है भाई, आपको भेजना भेज दीजिए ना भाई, मेरा नंबर है ना आपके पास, मेरे को कुछ भी नहीं करना है। बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम बहुत अच्छा बना है, सिंपल सा फंडा है। अगर हमको पैसा लेना है तो हमको क्या करना है? कुछ नहीं करना है बॉस, कुछ भी नहीं करना है, बस फोन रखना है, बस नोटिफिकेशन चेक करने का, बस है ना, सिंपल। अगर किसी को भेजना है आपको फोन नंबर चाहिए, उसको फोन नंबर दीजिए, पैसा आ जाएगा, सिंपल सा बात है। और कोई क्यों पैसा देगा भाई आपको? पैसा आसान आपको लग रहा है? अब मांग के देखिए 100 रुपये को बोले 10,000 रुपये दिए, क्या कब तक देंगे, क्या है, मतलब दे देंगे वैसे जनरली दीजिए या 50,000 रुपये दीजिए, हम 10 दिन में या नेक्स्ट मंथ लौटा देगा। अब देखिए कितना बहाना बनाएगा, सिंपल है। तो कोई अनजान आदमी, थर्ड पर्सन आदमी क्यों आपको कैश देगा? सिंपल सा बात है। तो देखिए इजी मनी तो कोई नहीं देगा, मेहनत से ही कमाना है। सेकेंडरी स्टॉकिंग, क्रिप्टो करेंसी होता है क्या ना, थोड़ा बहुत हम लगते हैं रील्स देखते हैं, हमको लगता है कि हम क्रिप्टो करेंसी स्टॉक में बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं, फिर वो टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाते हैं, फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाते हैं, तो सारा अमाउंट चला जाता है, क्योंकि बैठे रहते हमको लग रहा है कि हम बहुत कुछ जानते हैं। देखिए करना अच्छी बात है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्रिप्टो करेंसी ये है, शेयरिंग ठीक नहीं है, लेकिन अच्छा से ट्रेनिंग लेके बढ़िया से करिए, उसका डूज एंड डोंट्स देखिए पहले। हमको क्या है, देखिए कोई भी ऐप यूज कर रहे हैं, कुछ भी यूज कर रहे हैं, पहले सेफ्टी नहीं पता होता है, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल है, मान लीजिए आपको किसी को स्कूटी या गाड़ी चलाना, स्कूटी चलाना सीखना है, सिखाना है आपको, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? अगर किसी को स्कूटी चलाना सीखना है तो सिखाएंगे, तो क्या करेंगे? सबसे पहले किसी को सिखाना है जनरली पकड़ के मूव करेंगे, और कोई बोलिए, जल्दी बोलिए। लर्निंग लाइसेंस चाहिए, लर्निंग लेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे तेल डाल, कंट्रोल करेंगे, हैंडल कंट्रोल करेंगे, तेल डाल। सबसे पहले उनको हेलमेट पहनना सिखाएंगे, ठीक है, सबसे पहले हेलमेट पहनना सिखाएंगे, ठीक है। लर्निंग भी मिल जाएगा, कंट्रोल भी आ जाएगा, बंदा चला भी लेगा। सबसे पहले मतलब क्या है, ठीक है, ये कोई ध्यान ही नहीं देता है ना भाई, ध्यान ही नहीं देता है, मतलब भी नहीं है, क्योंकि कोई सब्जेक्ट में है ही नहीं। तो जितना ऐप्स आप यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक है, XYZ नंबर ऑफ ऐप्स है, सब में सेफ्टी फीचर्स दिया हुआ है, ठीक। ज्यादातर ऐप्स देखिए 2-3 किस्म के क्राइम होते हैं, एक तो पर्सन टू पर्सन, फोन टू फोन, मैंने 100 रुपये को फोन किया, हाँ 1-to-1 कॉल हुआ, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, फला फला फला। एक होता है ऐप टू फोन, ऐप से फोन आएगा, ऑनलाइन ऐप से अननोन नंबर आएगा, भैया को फोन जाएगा, भैया फला 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 बोल रहा है। फिर एक होता है ऐप टू ऐप, समझे? और सबसे ज्यादा
डिफिकल्टी ऐप टू ऐप होता है, उसका आइडेंटिटी पता नहीं चलता है और पुलिस को भी मतलब पसीना छूट जाता है उसमें, पर हो जाता है। पर सर उनको देखने के लिए बैठा है, हमको आपको देखने के लिए पब्लिक नहीं बैठा है। सिंपल सा फंडा याद कर लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि मेरा माउथ इमेज कोई डाल देगा, मेरे को डाल देगा, तो सबसे पहले दिल से हटा दीजिए कि हमको देखने नेट पे कोई नहीं बैठा है। नेट के लिए एल्गोरिथम होता है, पता है ना, जितना व्यूज है, जितना लाइक्स है, जितना वो एल्गोरिथम पे सेट होता है, तो वो अगर डाल भी देंगे ना, आज तक तो हुआ नहीं है, होगा भी नहीं। ऐसा कुछ रिपोर्ट आता है, बताइए हमारे पास वेबसाइट से हमको ब्लॉक कर रही है। अगर अभी हम प्रोजेक्ट होता मैं दिखा देता हूँ, लेकिन आप कोई इशू नहीं है, मेरा नंबर रख सकते हैं, कभी भी कॉल कीजिए, हम आपको इंस्टेंट बता देंगे। और सेकेंडरी क्या है, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि आपको पीछे लगे रहे। अगर आप जब तक पैसा नहीं देंगे आप सेफ है, वंस आपके पॉकेट से पैसा निकल के लग जाएगा तो अगर बन के इससे जितना हो गया लूटो। आप पैसा नहीं दे रहे, डिले कर रहे हैं ना, तो उतना टाइम नहीं है उनके पास, वो आपको स्विच करके नेक्स्ट आदमी को ढूंढेंगे, फिर नेक्स्ट ढूंढेंगे, क्योंकि बड़ा नेटवर्क होता है उनका। ऐसा नहीं कि आपको पकड़ लिया बस आपसे ही पैसा नहीं, आप सिंपल सा मतलब पैसा किसी को नहीं देना है, ठीक। और फोटो वगैरह कुछ भी ऑनलाइन अपलोड नहीं होता है। अगर ऐसा कुछ लग रहा है आपको वहां से सामने से भेज रहे हैं, हम हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, सारे वेबसाइट से ब्लॉक करवा देंगे, ठीक। ऐसे लंबा हो जाए क्लास, बहुत सारे स्पीकर्स हैं, तो मैं थैंक यू सारे रिस्पेक्टेड इन्वाइटेड्स और पब्लिक के लिए। थोड़ा सा अच्छे मैनर में बता रहा हूँ, बाकी हमारे नागपुर इसके बारे में हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे, और बाकी सभी को सुनने के लिए थैंक यू। थैंक यू गाइस सर, आपने बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दिया। मैं भी 3 दिन से परेशान हूँ, मेरे फोन में भी हर 5 मिनट में एक बार मध्य प्रदेश से और आंध्र प्रदेश से कंटिन्यू मतलब कुछ नंबर से फोन आ रहा है। अब है अभी भी देखिए बैठे बैठे वो नंबर आ गया, देखिए अभी भी आ रहा है, और लोग मतलब बोल रहे हैं कि इसको स्पीकर बना दिया। बोल रहे अरे भैया क्या कर रहे हो, अपने सभ्य पार्टी का कुछ आपको नहीं है। मतलब 2 दिन से 3 दिन से परेशान है, मतलब ये अन्य तीसरा का कार्य हम वेंटिलेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि ये अननेसेसरी कॉल है, मतलब ना या तो मध्य प्रदेश से या तो आंध्र प्रदेश से आते ही है, कंटिन्यू आ रहा है मतलब मेरे नंबर में। तो चलो हम भी मतलब देख रहे हो कितना दिन तक करेंगे, तो चलिए 2 मिनट छोटा सा एक 2 पॉइंट बताता हूँ। जनरली क्या होता है ना, आपको किसी से कहीं से फोटो पे तुरंत रिक्वेस्ट आता है, कुछ आता है, आप सोचते हैं कि सामने तो है कोई आदमी तो है ना जो हमको भेज रहा है, ऐसा तो नहीं है कि आदमी कोई काल्पनिक है, ऐसा तो नहीं है, कोई ना कोई तो है। तो मैं छोटा सा वेबसाइट देता हूँ, आप नोट कर लीजिए, दिस पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, सिंपल है। गूगल में जाइए, सिंपल मारिए दिस पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट, उसमें आप एज सेलेक्ट कर सकते हैं, कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, क्या कलर चाहिए, बॉडी का क्या शेप चाहिए, सब कुछ ऐड कर सकते हैं। इतना अच्छा फोटोज आएगा, आप मतलब अलाउड ही नहीं कर सकते इसके फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें या ना करें बोल के। तो देखिए ये ऑनलाइन दुनिया बहुत धोखा वाला दुनिया है, प्लीज इनसे बच के रहिए, ठीक है। बस इसी के साथ मेरा नंबर नोट कर लीजिए, चाहे तो कभी काम आ जाएगा आप लोग के। 9531 887744, ठीक है। बस सिंपल है, याद होगा। कभी भी कहीं फंसते हैं आप लोग, जस्ट एक कॉल कर लीजिए, ठीक है। पैसा नहीं देना, ठीक है, कुछ नहीं करना है, कहीं फोटो अपलोड नहीं होगा, कहीं कुछ नहीं होगा, ठीक। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, आपने अपने कीमती वक्त से बिजी रहते हैं, क्योंकि थाना में सचिव तो बिजी तो रहेंगे, यहाँ पर आए, एक अच्छा स्पीच दिया, अच्छा मतलब अच्छा चीज आपने हमारे लोगों को बताया है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं मेडिकल डिपार्टमेंट से जो आए हैं डॉक्टर M.K. माथुर जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया यहाँ पर आए, डी एडिक्शन के बारे में एक छोटा सा मतलब जो स्पीच आपको दे। एक बार जोर से तालियों के साथ माथुर जी का स्वागत कीजिएगा। सबको सादर प्रणाम, नमस्कारम, सत श्री अकाल। मेरा नाम डॉक्टर M.K. महतो है। मैं पहले जीबी पंत हॉस्पिटल में 10 साल काम किया, एज डिप्टी डायरेक्टर ऑफ फैमिली वेलफेयर रिटायर्ड हुआ। रिटायरमेंट का बाद हम जो है नशा मुक्त भारत इसमें ज्वाइन किया है। हम लोग जो है थ्रू आउट द ईयर
साल भर नशा मुक्त भारत का ये प्रोग्राम में काम करते रहता हूँ। मेरा जो आज का जो स्पीच है, स्पीच देने का पहले एक बात बोलना चाहता हूँ कि जब हम लोग स्कूल में प्रोग्राम करता हूँ तब तो हो जाता है, लेकिन जब बाहर में प्रोग्राम करता हूँ, कोई पंचायत में कि कोई कम्युनिटी हॉल में, तो वहाँ का जो काउंसिलर है, प्रधान है, तो लोग हमेशा आनाकानी करते हैं, या करता भी है तो लोग जो है 10-20 से ज़्यादा नहीं होता है। आज जो है यहाँ का जो श्री सोमेश्वर राव जी और शाहुल हमीद दोनों काउंसिलर जो एक बहुत ही सराहनीय काम किया है। हमको बहुत खुशी हो रहा है कि इतना सारा गैदरिंग, इतना सारा अरेंजमेंट किया है, तो एक्चुअली दे नीड्स अभिनंदन। तो मैं चाहता हूँ कि ये दोनों काउंसिलर को उत्सववर्धन के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए सबका तरफ, क्योंकि मेरा जो काम है ये अवेयरनेस प्रोग्राम थ्रू आउट केयर करता हूँ। और आज जो प्रोग्राम मैं देख रहा हूँ, शायद मेरा ये जो आफ्टर रिटायरमेंट जो 2 साल का प्रोग्राम है, इसमें आज का प्रोग्राम जो है बेस्ट है। इतना कोऑपरेशन अगर काउंसिलर से और बाकी प्रधान से मिल जाएगा तो मेरा पूरा उम्मीद है कि साउथ अंडमान जल्दी जो है 1-2 साल में नशा मुक्त हो जाए। चलिए अभी हम लोग जो है अपना जो आज का जो टॉपिक है अवेयरनेस रिगार्डिंग ड्रग एडिक्शन, इसके बारे में आता हूँ। मैं बहुत ही संक्षेप में 5 मिनट में बोल दूंगा, क्योंकि हमको मालूम है यूजुअली एक इंसान जो है 45 to 1 आवर से ज़्यादा जो है उसको ध्यान नहीं हो सकता है, तो उसके बाद यूजुअली ब्रेक का जरूरी होता है। आप लोग इतना टाइम से सुन रहा है, बहुत ध्यान से सुन रहा है, तो इसलिए हम जो है आप लोग को बोर नहीं करूँगा, बहुत ही टू द पॉइंट जो चीज़ है वही आप लोग को जो है बताऊँगा। देखिए नशा एक बहुत ही बुरा चीज़ है, सबको मालूम है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि नशा जो करता है वो ये सोच के करता है कि नशा अच्छा चीज़ है, ऐसा नहीं है, सबको मालूम है। लेकिन हम लोग का मकसद क्या है, जैसे कि एक तलवार अगर घर में काफ़ी दिन से पड़ा रहेगा तो उसमें जंग पकड़ लेगा, तो अगर वो तलवार को आपको इस्तेमाल करना है तो उसको सफाई करके उसमें दोबारा चमकाना है। तो आपको अपने मालूम है कि नशा एक बहुत ही बुरा चीज है, लेकिन आप भूल जाते हैं, तो आपको दोबारा जो है वो चीज के बारे में जागृत करना है। यही आज का प्रोग्राम का मेरा जो स्पीच है, स्पीच का मकसद है। देखिए आप लोग सभी जो है दूध पीता है, ऐसा कोई नहीं है कि दूध नहीं पीता, कि अंडा नहीं खाता है, लेकिन कोई तो दूध से तो नशा नहीं होता है, अंडा से भी नशा नहीं होता है, और इससे कोई एडिक्ट भी नहीं होता है। तो शराब से भी होता है। यहाँ का उसके पहले है कि यहाँ का नशा क्या क्या है आप लोग को मालूम होगा, सभी को मालूम है। नंबर 1 नशा जो है वो है अल्कोहल, उसके बाद आता है आपका टोबैको। टोबैको को 2 फॉर्म होता है, एक जो खाने का और एक है स्मोक करने का। जो स्मोक बोलने से बीड़ी सिगरेट ये होता है, और एक पान जर्दा सूखा ये होता है। बाकी जो होता है गांजा होता है, गांजा का डिफरेंट फॉर्म होता है, वो जो पेड़ से होता है। और कुछ ड्रग्स है जैसे कि मेथाम्फेटामिन, टीवी में की रेडियो में, हीरोइन है, और भी बहुत कुछ है। कॉमन जो मिसयूज यहाँ होता है टीनेज बच्चे में, बोलने से जिसका उम्र टीन बोलने से 11 साल से 19 साल का बीच में, वो है कफ सिरप, कुछ टैबलेट जो पेन किलर का हिसाब से यूज होता है, उसको
होता है, कुछ थिनर्स है, इस तरह भी मिसयूज होता है। तो इससे नुकसान क्या होता है आपको सबको मालूम है। नुकसान ये होता है कि अगर आप शराब का नुकसान बोलता हूँ तो शराब से क्या होता है मालूम है आपको, सभी को मालूम है कि शराब ज़्यादा पीने से आपको लीवर डैमेज होता है। ऐसा तो सर से पैर तक फ्रॉम हेड टू फुट हर ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होता है। अगर वो सब हम बताने जाएगा तो आपका धीरज चले जाएगा, जरूरी नहीं है। आपके लिए एक ही बात जरूरी है, शराब बुरा चीज है, शराब पीने से लीवर खराब होता है, इससे आपको मौत भी हो सकता है। इससे और एक बहुत इंपॉर्टेंट नुकसान होता है, वो क्या है, जब आप शराब पीता है तो जो लीवर खराब होता है वो एक दिन पीने से उसी टाइम नहीं होता है। ये 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल जब आप पिएंगे तभी जो है आपका लीवर खराब होगा। लेकिन दूसरा जो इफेक्ट है जो एक्यूट बोलता है, इमीडिएट होता है। इमीडिएट बोलने से आज अभी आप पिया तो आधा घंटा में उसका असर आपको देखने लगा। उससे जो एक नुकसान होता है वो है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। पिछला साल पूरा इंडिया में 1.5 लाख से ऊपर लोगों को जान गया रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में। टोटल अगर हम लोग परसेंटेज के हिसाब से बोलेगा तो अराउंड 30-40% जो है एक्सीडेंट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो है वो शराब के पीछे होता है। लेकिन इससे आपको उतना समझ आना मुश्किल होएगा जब आप सुनेंगे कि 1.5 लाख लोग 1.5 लाख लोगों को जान दिया है पूरा एक साल में, सिर्फ एक साल में शराब पी के ड्राइविंग करने के लिए। तो ये बहुत ही दुखद है। और एक चीज क्या होता है, जो ड्राइविंग करता है शराब पी के हमेशा जरूरी नहीं है कि उसी को जान जाता है। जो कभी जिंदगी में शराब छुआ नहीं, हो सकता है वो रास्ते से जा रहा था, कोई ड्रंक एंड ड्राइविंग में उसको मार दिया। लेकिन जिसको जान जाता है उसका तो दोबारा आपस नहीं आएगा। उसको फैमिली को जो नुकसान होता है वो कभी भी भरपाई नहीं हो सकता है। तो ये बहुत ही दुखद है। तो शराब पी के कभी भी ड्राइविंग नहीं करना चाहिए। पुलिस वाला के ऊपर आप लोग नाराज होता है कभी कभी कि भाई पुलिस वाला चालान मांगता है। इसमें पुलिस वाला का अपना कुछ लेना देना नहीं है। पुलिस वाला जो करता है सोसाइटी के लिए करता है, आपको भलाई के लिए करता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि कभी भी शराब पी के कोई भी व्हीकल जो है नहीं चलाना चाहिए। इसका कारण है, हम वो कारण आपको बताने के लिए नहीं जा रहा है क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। इतना काफी है कि शराब पी के ड्राइविंग करने से आपको एक्सीडेंट ज्यादा होगा। इसके बाद और एक सबसे ज्यादा नुकसान होता है, वो नुकसान क्या है, आपका फैमिली में क्या नुकसान होता है। यूजुअली जो है शराब पी के घर आने के बाद लोग जो है लड़ाई झगड़ा चेला-मेली चालू कर देते हैं। अगर घर में आकर लड़ाई झगड़ा करेगा तो क्या होगा, घर का जो माहौल है माहौल खराब हो जाएगा। अगर माहौल खराब होएगा तो बच्चा लोगों का पढ़ाई नहीं होगा। बच्चा लोगों का जो लोग शराबी है उसका घर में जो बच्चा है उसको पढ़ाई ठीक से कभी होता नहीं है। इसके बाद क्या होएगा, अगर हस्बैंड वाइफ में ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो गया, अगर वो लोग दोनों आपस में अलग हो गया तो क्या होएगा, उसको जो बच्चा है बच्चा ऑर्फन हो जाएगा, अनाथ हो जाएगा, उसको देखने वाला कोई नहीं रहेगा। तो अल्टीमेटली वो क्या होगा, छोटा मोटा चोरी करेगा, फिर धीरे धीरे बड़ा होगा तो एंटी सोशल क्रिमिनल बन जाएगा। तो ये नशा का ही एक दुष्प्रभाव है। तो सोसाइटी को अगर हमको क्रिमिनल फ्री करना है, सोसाइटी को आगे बढ़ाना है तो नशा से दूर हम लोग को रहना ही पड़ेगा, है ना। इसके बाद बाकी जो नशा है जैसा आपका टोबैको में मेन नुकसान क्या होता है, जो आप खाता है
उसे ओरल कैंसर। अंडमान में सबसे ज्यादा कैंसर जो है ओरल कैंसर, मुंह का कैंसर, क्योंकि यहाँ सूखा और जर्दा बहुत ज्यादा यूज होता है इसका पीछे, तो इससे भी दूर रहना चाहिए। सिगरेट से आपको फेफड़ों में कैंसर ज्यादा होने का चांसेस है। बाकी जो नशा है, बाकी नशा में आपको जो है ब्रेन का बहुत डैमेज होता है, और वो अभी नहीं है जो कुछ नशा है जो हम लोग नीडल से डायरेक्ट नाश में लेता है, वो अभी भी अंडमान में नहीं है। बहुत ही ये ऊपर वाला का शुक्र है कि अभी भी चालू नहीं हुआ। उससे और एक भयंकर बीमारी स्प्रेड होता है, वो है एड्स। जो ये इसलिए होता है कि वो जो एक ही सुई से वो लोग जो आपस में जो लोग नशा करता है, एक ही सुई से एक दूसरे जो है एक ही इंजेक्शन से लेता है, सिरिंज से, तो इसीलिए एड्स होने का चांस उसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा जो है ब्रेन का डैमेज होता है बहुत सारा। तो इन शॉर्ट आपको यही है जो नुकसान नशा का। अभी हम जो है इससे कैसे छुटकारा पा सकता है। छुटकारा पाने के लिए देखिए आपको जो है अपना दोस्त लोग को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, आपको योगा में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। सुबह उठ के आप थोड़ा वॉकिंग करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, अच्छा गाना सुनिए। जो बच्चा लोग है वो जो है जो बहुत बड़ा बड़ा विभूति है, जैसे कि स्वामी विवेकानंद, जैसे कि आप APJ अब्दुल कलाम, उसका लाइफ स्टाइल पढ़िए। आप अच्छा गाना सुनिए, अगर जो थोड़ा सा एज हो गया अच्छा गाना सुनिए। तो इस तरह आप जो है अपना टाइम स्पेंड करिए, नशा से दूर रहिए। दूसरा जो फाइनल जो पॉइंट है, अगर कोई आपका जानकारी में इस तरह है जिसको ट्रीटमेंट की जरूरी है, जो छोड़ना चाहता है कि लेकिन छोड़ नहीं पाता है, वो जो है हम जो है बैठता है सुबह 9:30 बजे से 4:30 तक हम लोग रहता है। आप लोग वहाँ आ सकता है। वहाँ आपको जैसे कि JP पंप जाने से और किसी लोगों का थोड़ा सा हिचकिचाहट होता है, क्योंकि वह दूसरा मेंटल पेशेंट भी जाता है, तो वहाँ जाने से लोग सोचते हैं कि भाई इसको मेंटल बीमारी है, इसलिए उधर जाना नहीं चाहता है। लेकिन हम जो है यहाँ रूम नंबर 24 में सिर्फ यही पेशेंट दिखता है, और यहाँ भीड़ भाड़ बहुत कम है। तो कोई भी जो है कभी भी आप लोग वहाँ आ सकता है। मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9933274899। दोबारा बोलता हूँ 9933274899। ये नंबर में 24/7 फोन कर सकता है। अगर मेरा नंबर आपको याद भी नहीं रहेगा बाई चांस, तो और एक नंबर है बहुत ही छोटा 112 में भी आप जो है कॉल करके बोलने से वो लोग जो है वो जो कॉन्टैक्ट नंबर है हमको दे देगा। आप लोग का जो भी मदद का जरूरी होगा, ट्रीटमेंट बोलो, काउंसलिंग बोलो, हम लोग इसको करने के लिए भरपूर प्रयास करेगा, क्योंकि ये जो है टोटली फ्री है। सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्कीम है। हम लोग का काम ही है जो नशाग्रस्त लोग है उसको कैसे मदद पहुंचाया जाए, और दूसरा है कि समाज को नशा मुक्त बनाया जाए। इसीलिए हम लोग का प्रोग्राम का नाम ही है नशा मुक्त भारत। हम लोग का जो ऑफिस है इंटीग्रेटेड रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर एडिक्ट्स, तो ये जो है DC ऑफिस में रूम नंबर 24 में हम लोग काम करते हैं। तो सबको और एक बार प्रणाम, सबको अभिनंदन। आप लोग इतना ध्यान से सुना होंगे, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा आपका फर्ज आपने अदा किया यहाँ पे, जो आपको हमने रिक्वेस्ट किया था कि इसके बारे में आपने बढ़िया से बताया।
बस ये जो चीज़ है, हमको मालूम है कि एक दिन में मतलब जो है ये चीज़ होगा नहीं, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि मतलब हमारे वार्ड नंबर 1 और कम से कम वार्ड नंबर 1 और 2 से पूरा हमारे जो यहाँ की जितने भी यूथ है उनको मतलब जो है नशा का मुक्त बनाने के लिए कोशिश जारी रहेगा। जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा हमारा ये मिशन चलते रहेगा। तो चलिए मैं इसके बाद डॉक्टर आर्या नायर जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पर आए और अपना एक छोटा सा मतलब ये जो थोड़ा सा स्पीच दें। आर्या नायर जी। आप सभी को और टीम डिग्निटीज जो यहाँ पे आए हैं किया, तो मैं टीबी और निमोनिया के ऊपर एक जनरल जानकारी बताऊंगी। तो टीबी से काफ़ी लोग डरते हैं कि मतलब हो जाएगा तो उसका इलाज नहीं है, ठीक नहीं होगा, कभी वो लाइफ लॉन्ग रहेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर सही टाइम पे टीबी का डायग्नोसिस किया जाए तो उसका ट्रीटमेंट है 6 से 12 महीना तक रहता है और उसके बाद आप कम्प्लीटली टीबी फ्री हो जाते हो। तो उसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सिम्टम्स और साइंस क्या होता है। तो आपको काफ़ी टाइम तक 2 हफ्ते से ज़्यादा काफ़ी और बलगम निकलेगा, हो सकता है बलगम में खून भी लगा रहे। फिर आपका अचानक से काफ़ी ज़्यादा वजन घटना, वेट लॉस होना, मतलब एक महीने या 2 महीने के पीरियड में 10 to 15 kg कम होना, और रात को बुखार आना, रात को पसीना आना, सिर्फ रात के टाइम में टेम्परेचर बढ़ना, और पूरा बदन में वीकनेस रहना, फैटिग जो बोलते हैं, थकान रहना। तो ये सब जनरल सिम्टम्स है जो टीबी, मतलब ये सिर्फ टीबी का है। और टीबी सिर्फ लंग्स में नहीं होता है, टीबी आके आपका पूरा बॉडी में कहीं पे भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको खांसी और सांस लेने दिक्कत नहीं तो टीबी नहीं है। हो सकता है आपका क्या बोलते हैं जो हमारा यूरिन का थैली है, पेट है, बोन्स, हड्डियाँ हैं, काफ़ी अलग अलग जगह पे भी टीबी हो सकता है। तो उसके लिए आप जैसे आपको सिम्टम्स पता चलता है कि आपका वेट लॉस हुआ है, आप काफ़ी थके रहते हैं, तो आप जाके अपना नियरेस्ट जो भी हॉस्पिटल है वहाँ पे कंसल्ट करिए। तो वहाँ पे काफ़ी अलग अलग जांच होगा जिससे आपको पता चलेगी कि आपको टीबी हुआ है। जैसे कि ब्लड टेस्ट करेंगे, और आपका अगर कफ निकलता है तो उसको बलगम का जांच करेंगे, छाती का एक्सरे करेंगे, जिससे पता लगता है कि आपको हुआ है या नहीं। अगर हुआ है तो जितना जल्दी ट्रीटमेंट शुरू किया जाए उसका रिजल्ट उतना अच्छा होता है, क्योंकि अब जितना टाइम वो लेके चलेंगे तो ऐसा होता है कि टीबी जो है काफ़ी सारे मेडिसिन काम नहीं कर पाते हैं, तो आपको हायर डोज का ड्रग लगना ज़रूरत पड़ सकता है, और बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मेडिसिन लेने का ज़रूरत पड़ सकता है। अगर शुरुआत के स्टेज में आप जाएंगे तो कम दवाई से बहुत कम वक्त में पूरा ट्रीट कर सकते हैं, और जितना आप रखे रहेंगे आप खुद का हेल्थ भी खराब होगा और काफ़ी लोग तक वो स्प्रेड भी होगा। तो जनरल मेजर्स आप क्या ले सकते हैं नहीं होने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए? पहले तो हाइजीन, आप जहाँ बाहर जाते आते अपना हैंड वॉश प्रॉपर करिए, सैनिटाइज करिए। और जब भीड़ भाड़ वाली जगह में, स्पेशली हॉस्पिटल्स में, कोई भी मास्क नहीं पहनता है, जो भी पब्लिक आता है कोई भी नहीं पहनता है, तो पता भी नहीं लगता है कि टीबी किसको है किसको नहीं है। तो सभी को मास्क पहनना ज़रूरी है, इर्रेस्पेक्टिव कि उनको टीबी है या नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता है कि वहाँ आप कितना बैक्टीरिया वायरस पे एक्सपोज होता है। तो मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है सभी भीड़ भाड़ जगह पे, और स्पेशली हॉस्पिटल्स में। और वही सैनिटाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो घर में जो है खिड़की दरवाज़ा तो हर टाइम बंद रखते हैं आजकल, वो बहुत गलत है, क्योंकि वेंटिलेशन नहीं हो पाता। और घर के अंदर अगर आप सपोज बाहर से कोई आता है, वो कांच के चीख के जाता है, तो वो घर के अंदर की हवा में रह जाता है, बाहर जाने का रास्ता नहीं रहता है, तो वो बहुत ज़रूरी है। और आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, लाइफ में कभी ना कभी ऐसे पॉइंट आया होगा जब आप टीबी का जो बैक्टीरिया है उसके सामने एक्सपोज हुआ होगा, बट क्योंकि हमारा जो इम्यूनिटी डिफेंस सिस्टम अच्छा है तो सभी लोग को टीबी नहीं होता है। ऐसे लोग को होता है जिनकी इम्यूनिटी वीक है, स्पेशली बच्चे, बूढ़े, जिनको शुगर प्रेशर वगैरह है, जिनका जो नशा करते हैं, जैसे दारू पीते हैं, उनका इन जनरल इम्यूनिटी बहुत वीक रहता है, तो उनको टीबी होने का संभावना ज़्यादा रहता है। और गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम भी है, निक्षय पोषण योजना, जिसपे जो है जो टीबी पेशेंट्स हैं उनका बहुत अच्छा प्रोटीन डाइट के लिए 1000 रुपये मंथली फंड करते हैं गवर्नमेंट, ताकि वो अच्छा फूड लेके, जैसे अंडा, दूध, जो प्रोटीन रिच फूड है वो लेके खा सके। इंडिया में एक स्टिग्मा है टीबी है, जिनसे दूर रहना है, उनका साथ वो प्लेट नहीं शेयर करना, उससे नहीं फैलता है टीबी। अगर सही प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे तो जो अगर आपका आसपास भी जो रहते हैं उनसे आपको टीबी नहीं होगा।
और सही टाइम पे जांच करेंगे, लोग हिचकिचाएंगे नहीं बताने के लिए और जानने को। अगर है तो आप इंकरेज करिए हॉस्पिटल जाने के लिए और सारा प्रिवेंटिव मेजर्स लीजिए। थैंक यू। बहुत बढ़िया आइनायत जी, आपने टीबी के बारे में बहुत अच्छा एक स्पीच दिया। अब मैं मिस्टर संजय यादव जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, नागोटेज पुलिस स्टेशन से आए हैं, वो यहाँ पर आए और अपना विचार रखें। मैं एएसआई संजय यादव, एंटी नार्कोटिक पुलिस स्टेशन CID। सर ने मैथो सर ने आपको ये बताया जो ड्रग्स के इल इफेक्ट्स हैं बॉडी में क्या क्या होते हैं। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। और ड्रग्स की हम बच्चों पे मैथो सर के साथ बार बार अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। लास्ट अभी हमने परसों ही किया था जंगली घाटी स्कूल पे। तो जनरली हमें जो बच्चे मिलते हैं हम अवेयरनेस तो करते ही हैं। मैं यहाँ कुछ पेरेंट्स बैठे हैं बच्चों के, सभी के घर में बच्चे हैं, तो मैं पेरेंट्स से कुछ कहना चाहूँगा कि बच्चे जब भी घर से बाहर जाते हैं ऑड आवर्स में, मतलब ऑड आवर्स जहाँ आपको लग रहा है कि इस वक्त बच्चे को बाहर नहीं होना चाहिए, बच्चे से आप घर में वापस जब आते हैं तो बच्चे के सवाल जरूर करें कि कहाँ थे आप, किसके साथ थे और क्यों थे। अगर हम ये 3 चीजें करेंगे तो बहुत सारी चीजें हम उसको गलत रास्ते की ओर जाने से रोक सकते हैं। हम अवेयरनेस करने का भी मकसद हमारा ये है कि हम जो ड्रग्स की लत की ओर जा रहे हैं ताकि उस ओर ना जाए। क्योंकि ड्रग्स जब एक लत में एडिक्शन में जाता है तो उसको निकलने में बहुत सारी बाधाएं भी होती हैं, निकलते भी हैं, बट बहुत कम बच्चे होते हैं जो निकल पाते हैं। सो अवेयरनेस का मकसद यही है कि आप जब बच्चे उस ओर ना जाएं, तो आप घर में जब बच्चे ऑड आवर्स में बाहर रहते हैं तो बच्चे से जरूर सवाल करें कि बच्चे थे कहाँ। और बच्चे में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चा हमसे कुछ छिपा रहा है, तो कुछ उसके शारीरिक सिम्टम्स और साइकोलॉजी ऐसा लग रहा है कि कुछ झूठ बोल रहा है, तो आप कंसल्ट करिए। बच्चों में सिम्टम्स देखिए कि बच्चे अगर सर पे पसीना आ रहा है, बच्चे को कुछ सिम्टम्स मैं बता दे रहा हूँ जनरली। बच्चे अगर जो ड्रग्स अभी रिसेंटली जो ले रहे हैं मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स, जो बाहर में चोरी छिपे कहीं से अगर पी रहा है बच्चा, पहले बात तो अगर वो पीता है, आपको जानकारी आता है तो तुरंत किसी को, पुलिस वाले को बताएं, चाहे लोकल लेवल में थाने में हो, चाहे कहीं हो, चाहे हमारा हेल्पलाइन नंबर है, ये जो स्टैंडिंग में लिखा हुआ है, 2 नंबर है, एक मोबाइल नंबर है और एक 112 है। आप किसी पे भी कॉल कर सकते हैं। मोबाइल जो है मेरे पास में ही रहता है, 24 आवर्स ओपन रहता है, इसको मैं ही रिसीव करूंगा। मोबाइल नंबर पे आप डायरेक्ट करेंगे तो 112 में भी करेंगे तो मेरे पास ही कॉल आ जाएगा, वो फॉरवर्ड होकर हमारे पास आ जाएगा। तो हमें जानकारी अगर होता है कि बच्चा ऐसा है, अगर आप उसको इलाज चाहते हो ठीक है, कोई नहीं, हम मैथो सर तक पहुंचा देंगे। अगर आप चाहते हो हमें नहीं बताना, तो सर ने जो बताया रूम नंबर 25 में आप अपने आप चाहते हैं कि कोई लाज है हुआ शर्म है कि मेरे बच्चे का कुछ बेइज्जती हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बीमारी है तो इलाज जरूर करवाइए। अगर आपको लग रहा है कि बच्चा आपसे ठीक से बात नहीं कर रहा है और कुछ छिपा रहा है और पुलिस वाले उसे बताने से बता सकता है, तो आप हमें कॉल करिए, हम आके बच्चे से मिल लेंगे जहां बताए हुए, चाहे बच्चे से मिल लेंगे चाहे पेरेंट्स से मिल लेंगे, लेकिन आप उसका प्रॉपर पूछताछ करिए। ऐसे बहुत सारी चीजें हुई हैं कि बच्चे घर में ऑड आवर्स में बाहर आते हैं और पेरेंट्स को नहीं पता चलता है। हमारे पास ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स आए हैं, बहुत सारी घटनाएं हमने देखा भी है। हाल फिलहाल में ही अभी आए आपके एरिया से ही हमने उसको सीजर किया था, कल ही बेल हुआ है। सो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन हमें शिकायतें आती हैं, लेकिन हमारा मोटिव रहता है कि हम उसके तह तक जाएं, आखिर वो जड़ कहाँ है। तो आपको जब भी पता चले तो हमें सूचित करिए। और दूसरी चीज, अगर आपको मालूम है कि ये ड्रग्स है, वैसे ड्रग्स सभी मैं जानता हूं कि सबको पता मालूम होगा कि ड्रग्स कौन से आइलैंड में है। एक तो हमारा गांजा और मेथाम्फेटामाइन जो बीच में सीजर होती है हमारी, तो जिसको बच्चे पत्थर के नाम से बोलते हैं, अक्सर पत्थर करते हैं। तो आप लोग अगर ऐसा लगता है वाइट में होगा, केमिकल फॉर्म है, मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स है वो, तो अगर आपको ऐसा सूचना मिलता है तो आप हमें बताएं। नहीं बताते हैं तो लोकल स्टेशन हमें नहीं, जहाँ दूर लगता है तो हमारी फोन नहीं लगती है तो लोकल पुलिस स्टेशन में बता दें, सर रिस्पॉन्ड कर देंगे। सर से अगर नहीं होगा तो हमें बता देंगे, कहीं अगर उनके जुडिक्शन से बाहर है तो हम उनको देख लेंगे। तो लेकिन ट्रैक डाउन करना बहुत जरूरी है। और
4-5 चीजें आप याद रखिए। आपको पता चल गया है कि ये ड्रग्स है तो तुरंत सूचित कर दें। अपने पोजीशंस में, लीगल पोजीशंस ये है कि ड्रग्स का अपने पोजीशंस में कोई भी सामान रहेगा तो आप पे ही केस होगा। लीगल पोजीशन ये है, पोजीशंस में नहीं होना चाहिए ड्रग्स का। और आपको पता चल गया कि ये व्यक्ति ड्रग्स लेके आपके एरिया में बेच रहा है तो आप इसकी सूचना दे सकते हो। लेकिन अगर ये व्यक्ति कहीं बाहर चला गया है और कोई वो पार्सल मंगा दिया है आपके माध्यम से, कोई कुरियर वाले के माध्यम से, चाहे किसी माध्यम से, और वो आपके आस पड़ोस में रहता है और आपको फोन करता है कि मेरा पार्सल आ गया, आप थोड़ा रिसीव कर लीजिए। आपको डाउट है तो आप उस पार्सल को रिसीव ना करें, उसको बता दें फोन में कि भैया मैं नहीं लूंगा, आप अपना आकर ले लीजिए। क्योंकि ऐसा होता है कि पेडलर्स अक्सर ये करते हैं कि उसके ऊपर नजर रहती है, पुलिस हम लोग नजर रखते हैं, चाहे लोकल थाने वाले चाहे हम लोग नजर रखते हैं। वो हमसे बचने के लिए क्या करते हैं, नए नए लोगों को ढूंढते हैं ताकि पुलिस को शक ना हो। अगर आपको ऐसा डाउट है कि कोई व्यक्ति आपके एरिया में है, ऐसे काम कर रहा है, तो हमें सूचना दें, हम उसको ट्रैक करेंगे कि वाकई वो इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं है। ऐसे बहुत से केसेस होते हैं जो लोगों के माध्यम से हमें पता चला और हम पकड़े भी हैं। हमें आप लोगों से ही जानकारी मिलती है आधी से ज्यादा, और कुछ तो जो बहुत साथी रहते हैं उनको तो फिर हम पकड़ते ही हैं। और दूसरी चीज, अपने ट्रांसपोर्टेशन करने टाइम कोई भी पार्सल आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर देता है तो आप उस पार्सल को जरूर खोल कर देखें कि क्या देने जा रहा है। ऐसे बहुत सारी चीजें हुए हैं। हम कलकत्ता में हैं, आइलैंड का रहने वाला व्यक्ति है, वो बहाने मारता है, फ्लाइट होता है कि हमारी लगेज ज्यादा हो गई, आप थोड़ा ले लीजिए। उस पार्सल को आप जरूर खोलिए, वहां में स्कैनर से पहले बोलो भाई खोल के दिखा दो हमें। और साथ ही साथ हमें भी सूचना रहती है कि फलाना पेडलर बाहर है, हम उसको वॉच में रखते हैं। जब वो आता है तो क्या करता है कि वो निकल जाता है और पार्सल दूसरे हाथ से निकल जाता है। जब हम पे खबर लगती है तब तक वो एक दूसरे स्थान से सर गया होता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया होता है। तो पार्सल ऐसे चीजें जब आती हैं तो आप उसको ओपन करिए, ओपन करके देखिए, और नहीं है तो उसको बोलो भाई अपना ले जाओ, मैं नहीं ले जाऊंगा। सीधी सी बात। अगर आपको विश्वास नहीं है कि इस व्यक्ति पे, आप ना पार्सल मत लीजिए। चौथा चीज, आपको पता चल गया कि कोई भी व्यक्ति जो गलत चीजें में इन्वॉल्व है, कुछ गलत चीजें आपसे पैसे वगैरह पूछता है, तो आप उसको फाइनेंशियल एड भी नहीं देना है। अगर आप फाइनेंशियल एड दिए, मान लीजिए आपने वेल एंड गुड विश में आपने उसको पैसे दे दिए और उसका मिसयूज करके कुछ गलत आइटम्स मंगा लिए, और बाद में जब उससे पूछताछ होती है तो फलाने व्यक्ति ने पैसे मुझे दिए थे, तो बाद में पता चलता है कि जांच में कि उसमें भी उसको कुछ शेयर मिलने का था। तो ये आप जब पकड़े जाओगे तो आप भी बराबर उतने ही कसूरवार होंगे जितना हो जिससे वो सामान सीज हुआ है। तो फाइनेंशियल एड वगैरह में भी आप ना इन्वॉल्व हो। तो चारों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। और पांचवा चीज क्या है कि आप कंज्यूम करता वाला व्यक्ति अगर आस पड़ोस में आपके हैं, पहला बात तो आप उसको, आपके घर में है चाहे पड़ोस में है, इलाज की जरूरत है तो सर के पास है। अगर आपको लगता है कि नहीं अब ये हद से ज्यादा हो गया, पुलिस को बताना है तो हमें बताइए। कंज्यूम करता वाला भी अगर कोई आपके एरिया में मिलता है तो लोकल थाने में बताइए, चाहे 112 में बताइए, हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। और बच्चे को कभी भी आप पेरेंट्स हमेशा नोट करिए कि अगर बच्चे अगर नशे करके आते हैं तो बच्चे का साइकोलॉजी आपके 2-3 महीना पहले से और अभी में अंतर जरूर पाएंगे। बच्चा का व्यवहार काफी चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएगा। तब तक पेरेंट्स को सतर्क हो जाना चाहिए कि बच्चे के जो व्यवहार में कुछ चेंजेस आ रहा है, तो आप बच्चे को लेके या तो कोई काउंसलर से मिले या पुलिस वाले से ही बोल सकते हैं कि सर मुझे कुछ बच्चे के बिहेवियर पर डाउटफुल है, आप थोड़ा देखिए। तो हम लोग लोकल लेवल में पता कर लेंगे कि बच्चे कहाँ बैठते उठते हैं, उससे मालूम चल जाएगा। लेकिन बच्चे जब ऑड आवर्स में बाहर आते, हमारा एक ही रिक्वेस्ट है, बच्चे ऑड आवर्स में बाहर रहें तो उनसे सवाल जरूर करें। अगर ड्रग्स से रिलेटेड आपको कोई भी सूचना है, आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर इसमें बैठा कोई भी व्यक्ति कुछ भी ड्रग्स को रिलेटेड कोई डाउट है या कुछ बताना चाहता है तो मुझे बता सकता है। हम उसकी नाम को कभी भी रिवील नहीं करते हैं और ना ही करेंगे कभी। थैंक यू। अगर आपको कुछ बताना है, पूछना है तो पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। कुछ डाउट है किसी को ड्रग्स से रिलेटेड तो मैं बता दूंगा आपको। थैंक यू। और हमारे काउंसलर सर हमारे काफी सपोर्टिव
सपोर्टिव रहे हैं। हम जब भी अभी हाल में कहीं ये थे तो सर को हम जब भी रात कॉल करते हैं, दोनों काउंसलर्स से हमारा बहुत कोऑपरेटिव रहता है पुलिस को लेकर। रात कभी भी 1 बजे 1:30 बजे कॉल करते हैं, हमें मालूम है कि कौन व्यक्ति आ सकता है तो हम सर को दोनों कॉल करते हैं कभी। थैंक यू, धन्यवाद। अब मैं HK राय काउंसलर HIV सर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया यहाँ पर आए और अपना विचार रखें। सबसे पहले आप सबको हमारा नमस्कार, और मुझ पे जितने लोग आसीन हैं सबको हमारा नमस्कार। हम दोनों काउंसलर्स के बहुत बड़े आभारी हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने इस प्रोग्राम में हमको बुलाया और अपने साथ शामिल किया। और जैसे कि ये प्रोग्राम जो है नशा मुक्ति का है, टीबी का है और भी कई बीमारियों का है। मैं HIV के बारे में बोलना चाहता हूँ, लेकिन आपको सुन के हैरानी होगी कि HIV अगर टॉपिक उठेगा तो उसमें नशा मुक्ति का टॉपिक भी आएगा, टीबी का टॉपिक भी आएगा और जो क्राइम है उसका टॉपिक भी आएगा। तो आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, जितनी माताएं बैठी हैं, माताओं से मेरा खासकर रिक्वेस्ट है, जब लड़कियां बाहर घर से निकलती हैं तो आप बहुत सारे सवाल पूछते हो कि नहीं पूछते हो? मैं कोई लेक्चर देने नहीं आया हूं, प्लीज मुझे रिस्पॉन्स कीजिए। आप सवाल पूछते हो कि नहीं पूछते हो? कब जा रही हो, कहां जा रही हो, किससे मिलने जा रही हो, कब आओगी, क्यों जाना है, आज नहीं तो कल चले जाओ। सवाल होता है कि नहीं होता है? होता है। लड़कों से कितनी बार सवाल पूछा है? हेलो, लड़कों से कितनी बार सवाल पूछा है? नहीं पूछते? नहीं पूछते। अगर लड़कों से पूछते होते तो आज हमारे पास अंडमान निकोबार में 236 केस नहीं होते। 236 केस ऑन रिकॉर्ड ART पे है HIV पॉजिटिव। कान खोल के सुन लीजिए, ये फिगर छोटा नहीं है, फिगर बहुत बड़ा है। समझ में आ रही है बात? ये HIV केस जो बढ़ रहे हैं, खासकर 18 से 28 साल के 30 साल की उम्र के बच्चों में, बहुत बड़ा अलार्म है। इसको आप नोट कर लीजिए। आपके घर, इसमें ऐसा नहीं है कि गरीब घर के बच्चे आते हैं, मिडिल क्लास के आते हैं, नहीं, अमीर भी है इसमें, गरीब भी है, मिडिल भी है, सब इन्वॉल्व है। आपके साथ HIV पॉजिटिव व्यक्ति रहता है, आपको नहीं पता है, हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि हमको उसको डिस्क्लोज करने का आदेश नहीं है। हम उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, उसकी पहचान आपको नहीं बता सकते, लेकिन नंबर बता सकते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया, 236 केस हमारे पास अलाइव है और बहुत से ऐसे केस हैं जो हमारे पास दवाइयां नहीं लेके आते, बाहर फैला रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? लड़कियों से सवाल पूछिए, नहीं पूछू ना ऐसा नहीं बोलता, लड़कों से ज्यादा पूछिए। कारण बता देता हूं, आजकल के ज्यादा केस लड़कों के मिल रहे हैं। आजकल का जो सेक्स का कार्यक्रम है, लड़के और लड़की वाला कम चल रहा है, लड़के और लड़के वाला केस ज्यादा चल रहा है। इसमें बहुत सारे केस मिले हैं और आगे और मिलने वाले हैं। इसलिए बता रहा हूं, कहीं आपका घर का बच्चा इन्वॉल्व ना हो, इसको आप सुनिश्चित कीजिए। ठीक है? मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी हाथ जोड़ के विनती है भैया, ये बीमारी अच्छी नहीं है, क्यों इसको ध्यान नहीं देते हो? कोई इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता, सच बता रहा हूं, कोई टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता। जहां ये टॉपिक छूटता है, सब मुंह छुपा के सीट छोड़ के भाग जाते हैं, कोई तो बात नहीं करना चाहता। वो इसका नतीजा यह है कि केस दिन मैं 2017 में जीपंत में ड्यूटी रिपोर्ट किया हूं, 2017 मार्च लास्ट में। उस समय 100 कुछ केस थे, आज 236 केस ऑन रिकॉर्ड है। और भी केसेस हैं जो बाहर
घूम रहे हैं, हमको पता नहीं है, क्योंकि किसी के माथे पे नहीं लिखा है वो HIV पॉजिटिव है, HIV नेगेटिव लिखा है क्या? कोई अभी मुझे आप देख के बता सकते हो कि मैं HIV पॉजिटिव हूं या HIV नेगेटिव हूं? बोल सकते क्या? नहीं बोल सकते। अगर मुझे मौका मिलेगा किसी अच्छी लड़की के साथ जाने का या किसी के साथ जाने का और मैं उस हैबिट पे हूं, जरूर जाऊंगा। इनका नेटवर्क ऐसा है कि दूसरे को घुसने नहीं देते। लेकिन प्रॉब्लम तो आगे समाज में होती है ना। तो मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लोग थोड़ा सा अपने परिवार में पूछताछ कीजिए, ध्यान दीजिए। कारण बता दे रहा हूं, जो नशा मुक्ति इसमें ऐड हुआ है, सबसे पहले अगर HIV होता है तो सबसे पहले खतरा क्या होता है? TB होने का। वो सबसे पहले लंग्स में असर करता है, TB की बीमारी पहले आती है। दूसरा, आदमी नशा करने के बाद मैं तो फिर सबका बाप हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता, इतनी पावर आ जाती है, 10 शेर का शक्ति उसके अंदर घुस जाता है, वो सुरक्षा के सारे नियम तोड़ता है। अगर वो सुरक्षा के सारे नियम नहीं तोड़ता तो ये 236 केस नहीं होते। आपको क्या लगता है, आदमी सुरक्षा के नियम का पालन करता है क्या? हमारे इतने लोग, डॉक्टर साहब, SHO साहब यहाँ आके बता के गए हैं, पुलिस वाले आके बता के गए हैं, हम लोग उनके ऊपर दोषारोपण बहुत करते हैं। सच बता रहा हूं, पुलिस के ऊपर बहुत दोषारोपण होता है, डॉक्टर्स के ऊपर बहुत दोषारोपण होता है, लेकिन थोड़ा अपने गिरेबान में झांक के देखिए, आप कितने सक्षम हैं अपने परिवार को संभालने के लिए। मेरी बातें कड़वी लगेंगी, मैं इसके लिए माफी नहीं मांगूंगा। आप अपने परिवार में झांकिए, अपने अंदर झांकिए, उसको सुनिश्चित कीजिए कि हाँ आपका परिवार सही है। बिल्कुल उसको क्या बोलूंगा, ध्यान दीजिए। माताएं अगर ध्यान देंगी ना तो परिवार अपने आप सुधर नहीं जाएगा, क्योंकि सारी दुनिया घूम फिर के उस मां के पास ही आती है जो घर में है। बाप के पास कोई नहीं जाता, सब लोग मां के पास ही आते हैं। चाहे हस्बैंड है तो वाइफ के पास जाएगा, बच्चे हैं तो मां के पास जाएंगे। जाते हैं कि नहीं जाते? अगर मेरी बात गलत हो तो बोल दीजिए चिल्लाकर कि मैं गलत बोल रहा हूं। बात सच है ना? इसलिए माताओं से रिक्वेस्ट है, और जो लोग बैठे हैं बुजुर्ग, आपसे भी विनती है, मुस्कुराइए सर, दिल खोल के मुस्कुराइए, लेकिन समाज को भी मुस्कुराने का मौका दीजिए, अपनी जिम्मेदारी निभाइए। अगर आपको लगता है कि कहीं कोई एक्टिविटी ऐसी हो रही है तो बहुत लोग, जैसे पुलिस वाले थे, डॉक्टर साहब थे, बोले उनको आप डिबेट कीजिए, बाकायदे डिबेट कीजिए, अपना फर्ज निभाइए, समाज में रहने का दायित्व निभाइए। थैंक यू। आपने बहुत अच्छी तरह से जो है अपना विचार रखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रियदर्शन राज से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर सोशल वर्क यहाँ पर आए और अपना विचार रखें। सब कैसे हैं? सब कैसे हैं? ठीक है, पक्का? मेरा आवाज लास्ट तक आ रहा है आप सबको? हाँ जी, मेरा नाम प्रियदर्शन है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर से हूँ, और मैं यहाँ आज आप सबको सोशल वेलफेयर का जो भी स्कीम्स है जिसके माध्यम से आप सब जुड़े हैं उसका जानकारी देने आया हूँ। सबसे पहले यहाँ पे चिल्ड्रन है, वुमेन है और सीनियर सिटीजन्स है, राइट? इन सबके लिए सोशल वेलफेयर बहुत सारे स्कीम्स रखे हैं जिनके माध्यम से आप उसका लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले इसका जानकारी है आपको? सुने हैं? चिल्ड्रन हेल्पलाइन सुने हैं आप लोग? सुने हैं या नहीं? सुने हैं? उसका हेल्पलाइन नंबर क्या याद है? 1098। क्या है? 1098। यानी कि बच्चों को कोई भी परेशानी हो या किसी भी जानकारी का लाभ चाहिए तो वो उस टोल फ्री नंबर पे कॉल करके वो जानकारी हासिल कर सकते हैं। सेम इसी तरह वुमेन, आप लोग के लिए वुमेन हेल्पलाइन नंबर पता है? आप लोगों को पता है वुमेन हेल्पलाइन नंबर भी एक है? नहीं तो नहीं बोलिए। वुमेन हेल्पलाइन नंबर है 181। याद रहेगा? 181।
8 1। ठीक है, ये आप लोग के लिए है स्पेशली। आप लोग को कोई भी परेशानी हो या किसी भी चीज का जानकारी चाहिए तो आप लोग उस नंबर के माध्यम से आप हासिल कर सकते हैं। और रही बात सीनियर सिटीजन, इनके लिए भी नेशनल वाइड एक हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है जिसके वजह से वो जानकारी उसके माध्यम से ले सकते हैं। उसका नंबर है 14567। क्या है? 14567। ठीक है, ये सब सरकार इसीलिए बनाती है ताकि आप लोग को उसका लाभ मिले। ठीक है, आपका रोज का जो लाइफ है, जिंदगी है, इसमें आपको उसका समाधान मिले। ठीक है, और रही बात नशा का, ठीक है, ये सब कब आता है आप सबके लाइफ में? जैसे कि सर ने कहा था कि एसआई सर ने सोशल मीडिया, आप लोग में से कितने जन हैं जो सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं? जस्ट हाथ खड़ा करिए, काफी है। सोशल मीडिया, ठीक है, सोशल मीडिया व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सभी यूज कर रहे हैं, लेकिन हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं, इसका मतलब सभी यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया। क्या आपको लगता है ये आपका जिंदगी में जरूरी है? आप लोग उसमें कितना समय बिता रहे हैं? अब यहाँ पे बात आता है समय का, ऑफिशियल कनेक्शन। देखिए, एक जगह जमाना में ऑफिस में सभी काम कर रहे थे, राइट? तो आपको लगता है उस टाइम व्हाट्सएप का जरूरी था? मतलब 8:30 बजे सुबह ऑफिस पहुंचे और शाम 5 बजे घर पहुंच गए, बात खत्म, ऑफिस का काम खत्म। क्योंकि उस वक्त लैंडलाइन का जमाना था, कोई तंग करता था, कोई परेशान करता था नहीं। लेकिन आज के जमाने में क्या होता है आप लोग के साथ? ऑफिस का काम घर पे बैठ के भी करते हैं, या कोई पार्क चले गए घूमने के लिए फैमिली के साथ, वहां पे भी करते हैं, और ऑफिस में भी बैठ के करते हैं। तो सबसे पहला चीज यहाँ पे बात होता है समय का। समय का सही उपयोग करना सबको सीखना चाहिए, आना चाहिए। अब ये कैसे होता है? समय जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, आप लोग अपना अपना कीमती समय हमें दे रहे हैं, तो इसका मतलब आप लोग कुछ जानकारी हासिल करने आए हैं। तो आपका कोशिश क्या होना चाहिए? ध्यान से सुनना चाहिए। क्या होना चाहिए? ध्यान से सुनना चाहिए, राइट? तो सबसे पहले समय का बात करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का डेली लाइफ में, फैमिली में क्या होता है? बेसिकली हम लोग सुबह काम में चले जाते हैं, या मेल हो या फीमेल, ठीक है, काम से वापस आते हैं। अगर फीमेल आते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि घर परिवार के लिए खाना तैयार करना और उनको परोसना, और उसके बाद रेस्ट लेना। और मेल का क्या होता है कि सुबह काम में चले जाता है और वापस आ जाता है, भाई घर का परेशानी मेरे पास नहीं लेके आना, ठीक है, जो भी आप निपटो, बच्चों को संभालो, बाकी मेरे पास कोई नहीं आना। ऐसा होता है सबका फैमिली में, पक्का ऐसे ही हो रहा है, राइट? हाँ, तो इसका वजह क्या है? तो आप लोग क्या करते हैं? सबसे पहला चीज, अपने बच्चों के साथ समय नहीं दे पा रहे, चाहे वो फीमेल चाइल्ड हो या मेल चाइल्ड हो, ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? अपने बच्चों का समय देना चाहिए, चाहे वो माता हो या पिता हो, ठीक है? इसमें सबसे पहले होता क्या है, आप लोग प्रॉपर्ली टाइम नहीं देते हो। आप अपने बच्चों को टाइम नहीं देंगे तो बच्चे क्या करेंगे? वो टाइम कहीं और देंगे। पहला है सोशल मीडिया, दूसरा है दोस्ती का संगत, फिर तीसरा है नशा, ठीक है? तो ये सबसे दूर रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हर वक्त अपने बच्चों को समय देना बहुत जरूरी है। समय देना इन द सेंस क्या होता है? कितने जन को पता है कि अपने बच्चे कौन सा क्लास में पढ़ रहा है? कितने लोगों को पता है? पीछे, ठीक है। कितने लोगों को पता है कि उनका दोस्त कौन कौन है और उनका नंबर है? ओके, यहाँ पे बैठे मेल, क्या हो गया? अच्छा है, गुड, चलिए। और कितने लोग उन दोस्तों से बात करे हैं? ओके, सच में करे हैं? मैं अभी दोस्त आपको बोलने चेक करूंगा, ठीक है? तो ये होता है। और डेली लाइफ में बच्चों के साथ होता क्या है, वो जानकारी आपको लेना जरूरी है। रात को सोने से पहले कम से कम 1 घंटा अपने बच्चों के साथ बिताना कंपलसरी है, दोनों के लिए। क्यों? क्योंकि बच्चों को ऐसा हो सकता है कि उनको कुछ प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, जो आपको बताने में हिचकिचाता है। वो फ्रीडम आपको देना पड़ेगा, उनके साथ फ्रेंडली आपको बनना पड़ेगा। ये नहीं कि डंडा लेके बैठ गए, ठीक है, नहीं ये गलती तुमने कर दिया, तुमने मार्क्स अच्छे नहीं लिखे, ऐसे नहीं होता है। आपको एज अ फ्रेंड उनके साथ बैठ के बात करना होगा, उनका प्रॉब्लम्स को बाहर लाने का मौका देना पड़ेगा, ठीक है? तो आप लोग आज के बाद से करेंगे, वक्त देंगे सभी, हाँ या ना? हाँ, ओके, मेल्स पक्का, ठीक है। देखिए, इसमें क्या होता है, बच्चों को अगर लाइफ में कुछ छोटा सा भी परेशानी होता है, अगर आप वो वक्त नहीं देते हैं
वो अपने दोस्तों के साथ या बाहर कहीं ढूंढेगा, जिसे सोशल मीडिया बोलते हैं, ठीक है, वहां पे अपना प्रॉब्लम्स को शेयर करने लगेगा, तो उसके वजह से वो गलत संगत में जा सकता है। तो इसको रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उनका साथ एज ए सपोर्ट रहना पड़ेगा। हर एक छोटा चीज, चाहे वो लड़की बच्चा हो या लड़का बच्चा हो, हर एक उसका छोटा प्रॉब्लम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आप अपना समय उनको देंगे, ठीक है। ये याद रहेगा, आप लोग को याद रहेगा, ठीक है। तो ये याद रहा और इसको आप लोग अपना डेली लाइफ में फॉलो कर रहे हैं, एक दूसरे से जानकारी लेते रहेंगे, तब जाके आपका लाइफस्टाइल में धीरे 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 एक सुधार आना मतलब शुरू होगा और उसके माध्यम से आपका लाइफस्टाइल भी बदलेगा, ठीक है। तो अंत में मैं एक ही चीज कहूंगा, आप लोगों को कहावत याद है, कुछ करने के लिए या कुछ पाने के लिए कुछ खोएंगे क्यों, कुछ करिए काफी है, खोने का जरूरत नहीं है। क्यों खोना है? मंथ का अंत में अगर मुझे सैलरी चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, मंथ भर काम करना पड़ेगा, राइट। कुछ खोने का जरूरत नहीं है। तो ये ख्यालात आपको पहले बदलना है, ठीक है। मैं डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और मेरे कलीग्स के ओर से आप सबको दोबारा एक बार ये कहूंगा कि हम सब भारत के नागरिक हैं, तो हमारा पहला मकसद अपने फैमिली होना चाहिए और सोसाइटी के लिए एक प्लेट ये लेना चाहिए कि हम होंगे नशे से दूर और बनाएंगे भारत को नशा मुक्त, ठीक है। और मैं सोमेश्वर सर और साहुल अमित सर को तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगा इस मंच में हमें आपके सामने यहाँ लाने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद प्रियदर्शन जी। बहुत शॉर्ट नोटिस में हम लोगों ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। अब हमारे आखिरी स्पीकर है हमारे डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस से डॉक्टर दिशानी शाह जी यहाँ पर आए हैं। लेप्रेसी के बारे में आपको अपना विचार रखेगी। तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन प्रेजेंट हियर। तो मैं आज आप सभी को लेप्रेसी के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी। तो आप में से कितने लोगों को पता है लेप्रेसी क्या होता है? लेप्रेसी यानी कि कुष्ठ रोग, किसी को पता है? हाथ दिखाइए अगर किसी को पता है तो। सुना है तो ओके, ठीक है, मैं बताती हूँ कि क्या होता है। लेप्रेसी एक बीमारी होती है जो एक बैक्टीरिया से फैलती है। उसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे। वहां से फैलती है और उसमें क्या होता है, आपके पूरे शरीर में घाव बनने लगते हैं। घाव बनने लगते हैं जो कि लाल हो सकते हैं, भूरे हो सकते हैं या तो सफेद हो सकते हैं। और कुछ गांठें बनने लगती है और कभी कभी होता है कि आपके जो हाथ की सेंसेशंस है, जो महसूस होता है आपको, वो कम होने लगता है, हाथ टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं। ये सारी चीजें होती है। तो उसी को लेप्रेसी यानी कि कुष्ठ रोग कहा जाता है। तो आप सभी को लग रहा होगा कि मैं आज आपको कुष्ठ रोग के बारे में क्यों बता रही हूँ। तो परसों जो था 30 जनवरी, उसको वर्ल्ड लेप्रेसी डे की तरह मनाया जाता है। मैं आपको बताती हूँ क्यों मनाया जाता है। क्योंकि महात्मा गांधी जी जो थे उस दिन 30 जनवरी 1948 को उनका देहांत हुआ था। और वो जो थे वो कुष्ठ रोग के जो रोगी थे उनको इस समाज में सम्मिलित करने के लिए बहुत सारी कोशिश की थी उन्होंने उसके ऊपर से जो कलंक था वो हटाने के लिए बहुत सारी कोशिश की थी। उस वजह से उस ऑनर के लिए हमने उस दिन को वर्ल्ड लेप्रेसी डे की तरफ से मनाया जाता है। अब लेप्रेसी जो है हमारे देश में अभी भी मिलती है। आपको लगता होगा कि नहीं मिलती है, पर मिलती है। हर साल अराउंड 5000 केसेस नए आते हैं। तो हम लोग जो है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक नॉर्मल इंसान, 95% इंसान जो है लेप्रेसी के बैक्टीरिया से इम्यून होते हैं। उनको उस बैक्टीरिया से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर मैं ये सब जो बता रही हूँ वो बस वो 5% लोग जो उससे इम्यून नहीं है और उनको हो सकता है, उनके लिए मैं बता रही हूँ। तो क्या होता है, अगर जो लेप्रेसी से पीड़ित है उस इंसान के नेजल ड्रॉपलेट्स या फिर माउथ ड्रॉपलेट्स, मतलब उनकी किसी भी सेक्रीशन से अगर आपका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, वो खांसते हैं या छींकते हैं, वो आप इनहेल कर लेते हैं, उससे लेप्रेसी फैलती है पहली बार। और अगर आपके शरीर में किसी भी तरह का घाव है और उस
पे उस लिक्विड का कांटेक्ट हो जाता है, उससे भी फैलता है लेप्रेसी। तो इस तरीके से फैलता है। पर अगर आप उस इंसान के साथ बैठो, खाओ, पियो, बातें करो, हर तरह की साथ घूमो, तो उससे नहीं फैलता है। लेप्रेसी तभी फैलता है जब आप बहुत लंबे दौरान के वक्त उस इंसान के साथ हो, तभी फैलता है। लोग कहते हैं लेप्रेसी बहुत ही स्टिग्मेटाइज्ड है। लोग कहते हैं कि ये पिछले जन्म के पापों की वजह से होता है। ऐसा नहीं है। लेप्रेसी एक बीमारी है जो कि ट्रीटेबल है। अगर आप उस पे दवाई लेना शुरू करते हो तो वो इंसान और लेप्रेसी नहीं फैला सकता, ना ही किसी से फैलता है। तो मैं पहले बताना चाहूँगी कि लेप्रेसी आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे आपको पता चलता है कि इंसान को है। दो तरह की होती है, एक पॉसीबैसिलरी बोलते हैं, एक मल्टीबैसिलरी बोलते हैं। पॉसीबैसिलरी जो होता है, आपके शरीर में घाव होते हैं जो कि 1 या 5 के अंदर हो, तो उसे पॉसीबैसिलरी कहा जाता है। और इसका ट्रीटमेंट 6 महीने चल, बायोप्सी होगा या स्किन में एक इंजेक्शन देंगे, उससे पता चल जाएगा कि आपके बॉडी में वो बैक्टीरिया है या नहीं। और एक होता है मल्टीबैसिलरी, उसमें क्या होता है, जो आपके शरीर में है बहुत सारी लीजन्स होने लगती है, बहुत सारे घाव बनने लगते हैं, आपकी हाथों की नसें मोटी होने लगती है, आपको महसूस नहीं होता है, हाथ टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं, तो उसको मल्टीबैसिलरी, उसका ट्रीटमेंट 12 से 24 महीनों तक चलता है और वो ट्रीटेबल है, आराम से वो खत्म हो जाता है। तो इस तरह से लेप्रेसी का ट्रीटमेंट किया जा सकता है, बहुत ही आराम से है। उन इंसान को प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इन जो भी है लेप्रेसी और कुष्ठ रोग से पीड़ित, उनको अलग ना कीजिए, उनको अपने साथ बिठाइए, उनको ऐसा मत फील करवाइए कि आप कुछ अलग है। छुआछूत से कुछ नहीं होता है, ना ही कभी होगा। आप सब उनको इंक्लूड कीजिए, अच्छे से रहिए। थैंक यू सो मच। अगर किसी का डाउट है तो प्लीज़ पूछिए। थैंक यू दिशानी जी, आपने बहुत अच्छी तरह से लेप्रेसी के बारे में यहाँ पे स्पीच दिया। एक्चुअली एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, इसीलिए हमने और हमारे मित्र छोटे भाई सोमे से सोचा इस तरह का एक प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी था। हमने ऑर्गेनाइज किया। इसके पहले भी हम लोग बहुत सा अवेयरनेस प्रोग्राम अपने वार्ड में, दोनों वार्ड में हम लोग ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, आगे भी हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। तो प्रोग्राम के अंत में है, जितने भी स्पीकर्स आज यहाँ पर आए थे उन सबको एज ए काउंसलर वार्ड नंबर 1 में शाहुल हमीद और सोमेश्वर राव जी वार्ड नंबर 2 की काउंसलर की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी जो मीडिया के जो लोग यहाँ पर आए थे इस प्रोग्राम को कवरेज करने के लिए, उनको भी मतलब जो है हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे एडवोकेट जेई मैडम और उनके पूरे टीम को भी बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ के जो कमेटी हॉल के जो जितने भी टीम है उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे सुदीप के जो पूरी टीम, उनको शुक्रिया। स्पेशली मतलब जो है सोशल वेलफेयर के जितने भी हमारे जो आंगनवाड़ी टीचर्स मैडम यहाँ पर सब आए हैं उन सबको, और जितने भी हमारे वार्ड नंबर 1 और 2 के जो बुजुर्ग लोग जो यहाँ पर आए हैं इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए, उन सबको भी बहुत तहे दिल से हम धन्यवाद और शुक्रिया देते हुए फिर एक बार हम जो है इस तरह के प्रोग्राम आगे हम करते रहेंगे। और हम जो है जब तक हम हैं और 2 साल हमारे टर्म है, हमारे पीरियड है, उसमें हम करेंगे। और हम आगे भी मतलब जो है पब्लिक के लिए हम सब है, तो क्योंकि हमारी एक ही मतलब ख्वाहिश है कि आपका खुशी, आप लोगों का खुशी हमारी खुशी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।